चलिए, गुड इवनिंग। और आज हमारी कंप्लीट होगी बैंकिंग रेगुलेशन वाली सेकेंड यूनिट। कंप्लीट होगी मींस कि कंप्लीट होगी, उसका एमसीक्यू, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, उसको हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। अगर आपको कहीं पे ये भी लगे बहुत लंबा सेशन हो रहा तो आप कह भी सकते हैं। और क्योंकि हमें ये पूरा लगभग 1.5 महीना हमारे पास है, इस 1.5 महीने में कंप्लीट करना है। तो सबसे प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि हम इसको संडे, सैटरडे या हॉलीडेज पे करें, लेकिन ज़रूरी हुआ तो हम उसको डेली बेसिस पे भी करेंगे। तो इसलिए अपना समय, इस समय का बिल्कुल रिजर्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन दूसरी यूनिट है। इसमें इंट्रोडक्शन है, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड ऑब्जेक्टिव, आरबीआई के बारे में कंप्लीट चीज है। रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई का पूरा क्या रोल है, क्या फंक्शन है, इसके बारे में बात हो रखी है। इसके अलावा आरबीआई में जो बात हो रखी है, मॉनेटरी अथॉरिटी क्या होती है, करेंसी इशू के क्या रूल्स हैं, बैंकर एंड डेट मैनेजर ऑफ टू गवर्नमेंट कैसे काम करता है आरबीआई, और एक बैंक के बैंकर की तरह कैसे काम करता है, बैंकिंग सिस्टम को कैसे रेगुलेट करता है, और फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेजमेंट ये आरबीआई करता है। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंटल रोल, ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हमारा होगा आज। ठीक है। उसके अलावा रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन लैंडिंग, यानी कि लैंडिंग में कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन सी चीज़ों को लैंड किया सकता है, यानी कि उधार दिया सकता है, किस सीमा तक दिया सकता है, उधार देने वाले पर्सन कौन हो सकते हैं, उधार देने वाले आइटम क्या हो सकते हैं, समय क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप होगी। और उसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, उनको सेकंड शेड्यूल जो होता है, जिसमें आरबीआई एक्ट में सेकंड शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है एक सूची, उस सूची में कौन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को शामिल करना, और लेट सम अप कीवर्ड वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पर। तो ऑब्जेक्टिव हमने लगभग समझ लिया था, ये इसके मेन पार्ट हैं इस टॉपिक के। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, पैराग्राफ बहुत लंबा होगा, केवल कॉमन कॉमन पॉइंट जो जरूरी हैं उसको लेंगे। यहाँ ये बात कर रहे हैं कि एवरी कंट्री में एक कोई ना कोई रेगुलेटिंग सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी होती है। और जहाँ तक यूनाइटेड किंगडम की बात हुई, जहाँ पर बैंकिंग हैज़ नॉट डिफाइंड अंडर एनी स्टैट्यूट बुक, यानी बैंकिंग को डिफाइन नहीं किया हुआ है, वहाँ पर भी बैंकिंग सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी एज ए सेंट्रल बैंकिंग। और आपको एक बात और जानकारी दूं, अमेरिका और जो यूके हैं, जो इंग्लैंड है, वहाँ पर जो यूनाइटेड किंगडम पूरा जो है और यूएसए में, वहाँ पर भी बैंकिंग रेगुलेट होती है। और ये जो बैंकिंग रेगुलेट होती है, ये बैंकिंग रेगुलेट होती है प्राइवेट बैंक के द्वारा, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड और जो वहाँ का है फेडरल रिजर्व, वो भी प्राइवेट बैंक है, लेकिन फिर भी क्या है, वो वहाँ पे रेगुलेट करता है। इंडिया में आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट बैंक है, और इंडिया में आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है। और इसके अलावा इन इंडिया बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटेड बाय आरबीआई इन टर्म्स ऑफ आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ, दो इंपॉर्टेंट कौन से एक्ट हैं जो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। अगली बात आती है, अ रीजनेबल रेगुलेशन बैंकिंग सिस्टम इज इसेंशियल टू चेक द इम्प्रूडेंस ऑफ द प्लेयर्स। प्लेयर्स से मतलब हो गया सारे बैंकों की बात आ गई। विच कैन इरोड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन बैंकिंग सिस्टम, यानी कि उनकी जिम्मेदारी में आता है कि बैंकिंग सिस्टम को अच्छा करके रखें। और द फाइनेंशियल सिस्टम, कल हमने बात कर ली थी फाइनेंशियल सिस्टम की, डील विद द पीपल्स मनी एंड इट्स नेसेसरी टू जनरेट, मेंटेन एंड प्रमोट द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट of the people in the banking system at all time and with great care by preventing and curbing all possibility of misuse and even imprudence by any of the player of the financial system। यानी ये सारी चीजें बैंकों को करनी पड़ती है। द रेशनल, अब ये वर्ड जो है रेशनल, रेशनल का होता था तर्क, बिहाइंड रेगुलेशन ऑफ द, अब उसमें क्या है, बैंकिंग सिस्टम और जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके पीछे जो रेशनल है वो ये है, क्या है,
अब देखो इसमें से एक एमसीक्यू बन सकता है, वन क्वेश्चन क्या है, टू जनरेट, मेंटेन एंड प्रमोट क्या, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ पब्लिक इन द फाइनेंशियल। तो ये बात पहला पॉइंट आया इसमें। दूसरा, टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इंटरेस्ट, जो इन्वेस्टर हैं उनका जो इंटरेस्ट है यानी उनके हितों को ध्यान में रखना। कैसे करना, बाय एडिक्वेट टाइमली डिस्क्लोजर by the institutions and access the information by the investor। यानी कहने का मतलब हुआ जो भी जरूरी टाइमली और पर्याप्त सूचनाएं हैं उनका डिस्क्लोजर करना, उनको पब्लिक तक पहुंचाना, उन तक एक्सेस रहना, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो इन्वेस्टर तक रहे। अगली बात होती है टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल मार्केट आर बोथ फेयर एंड एफिशिएंट। जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फेयर एंड एफिशिएंट है। मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस वहां पर आते हैं तो हम लोग जब उसको पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ने में फंसते नहीं है। फंसते मीन्स ऐसा लगता है हाँ ये तो हमको आता है, लेकिन जब उसके आप ऑप्शंस पढ़ते हैं तो आपको डाउट होने लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन है, और उस समय आप तुक्का लगाते हैं और वहीं जैसे ही आप तुक्का लगाते हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो ये जो बातें आ रही हैं, चार ऑप्शन आ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अगली बात है टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल मार्केट टू एंश्योर दैट द पार्टिसिपेंट मेजर अप टू द रूल्स ऑफ द मार्केट प्लेस। यानी मार्केट प्लेस के रूल के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स को वो करना, मापना, यानी वो उसके लायक होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो हमारे वहाँ है इन इंडिया विच इज ए डेवलपिंग कंट्री, बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई है और सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर हमारे वहाँ कौन है, सेबी है, हमने बात करी थी। इज मोर क्रूशियल इन अचीविंग द एफोरसेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेबल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम। कहने लगा यहाँ पे कि जैसे सेबी है ऐसे ही आरबीआई का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पर बनता है। RBI has the added responsibility to the smoothen and aid the process of economic। अब देखो यहाँ पर इंडिया में आरबीआई को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्मूदन करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो कैसे करेगा, बाया बैंकिंग सिस्टम। आपको पता है कि इस समय बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या वो बंद रहे, लेकिन बैंक एक दिन के लिए भी बंद नहीं रहे, क्योंकि अगर बैंकिंग सिस्टम से ही पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तो इसलिए उन्होंने जरूरी समझा कि बैंक खुले रहेंगे। ठीक है। इन ट्यून विद द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग सिस्टम को बनाए रखना और उससे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बनाए रखना। The foregoing objective of the banking system with reference to the RBI are going to be discussed in this unit. The RBI statutory object, अब क्या है देखो, RBI statutory objectives and regulatory functions and tools are also explained in this unit। यानी क्या क्या चीजें, उसके स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्टिव, उसका रेगुलेटरी फंक्शन और वो कौन कौन से टूल यूज करता है, वो सब कुछ इस चैप्टर में कवर होगा। enable you to better understand the various facets of the banking that have been। तो ये सारा चीजें इसमें कवर हो रहा है। अब पहला हेडिंग आ गया है इसमें, RBI's कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव। आरबीआई का अपना संविधान और उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग आपको शायद पता भी होगी कि आरबीआई का एक्ट है 1934 का, लेकिन आरबीआई ने फंक्शन शुरू किया 1 अप्रैल 1935 में, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल है, इसलिए। ठीक है। आरबीआई इज द ओल्डेस्ट अमंग द सेंट्रल बैंक्स ऑपरेटिंग इन डेवलपमेंट कंट्री। अब जो डेवलपिंग कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें अगर हम आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई जो है बहुत पुराना है, यानी कि हमारे देश में एक सेंट्रल बैंक जैसा कोई बैंक बहुत पुराना काम कर रहा है और देशों के जो डेवलपिंग कंट्री उनकी अपेक्षा। नाउ इट इज मच यंगर देन। अब अगर वहीं वाइस वर्सा फेडरल रिजर्व बोर्ड और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो भी यंगर है, यानी वहां तो बहुत पहले से ही सब कुछ चल रहा था। एज द सेंट्रल बैंक इन ईयू टू डेवलप कंट्री, आरबीआई इज अ स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन, यानी इसके मालिक सरकार है। अंडर द आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप,
इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1948 का आरबीआई का ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट है। अब इसमें हुआ क्या था, इसके बारे में मैं बता दूं कि जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने में आरबीआई की ओनरशिप सरकार को ट्रांसफर हुई, यानी नेशनलाइजेशन हुआ। इसका मतलब है इससे पहले वो बिल्कुल बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह काम करता था इंडिया में। तो आपको पता है कि जैसे आप लोगों के बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बैंक के नेशनलाइजेशन होने की, तो सबसे पहले आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद 1955 में स्टेट बैंक का नंबर आया, और फिर वो 69 और सब जो मिला के बहुत सारे हुए, वो आगे चलता रहा प्रकरण, ठीक है। अब उसमें क्या है, the act empowers the union government in consultation with the government of RBI to issue such direction to RBI as considered necessary in the public। जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में होगी उन्हीं गाइडलाइंस को क्या करेगा, इशू किया जाएगा। द गवर्नर एंड 4 डेप्यूटी गवर्नर। जब आप लोग बैंक की तैयारी करते थे तो इनके नाम भी आपको याद करने पड़ते थे। अब कोई नाम याद नहीं रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और ये कौन अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इसको। द कंट्रोल ऑफ आरबीआई वेस्ट, वेस्ट माने होता निहित होना, यानी उसमें शामिल होना। आरबीआई वेस्ट इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दैट कंप्राइजेस द गवर्नर। अब देखो, जब ये सेंट्रल बोर्ड कौन होता है बैंक का, उसके बारे में बोलते हैं। एक गवर्नर है, 4 डेप्यूटी गवर्नर है, 12 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और प्लस 4 अदर्स, 1 ईच फ्रॉम लोकल बोर्ड, ठीक है। तो लोकल बोर्ड जो है, आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करके है, ठीक है। तो क्या हुआ देखिए, 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 12 डायरेक्टर, 4 ये प्लस 4 ये, आप इसको काउंट करिए कितना होता है, 4 1 5 17 और 21 और 25, यानी इन लोगों से मिल करके हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आरबीआई का, वो बनता है, ठीक है। द आरबीआई इंटरनल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट अबाउट वेरियस डिपार्टमेंट विद हेडक्वार्टर्स एट मुंबई है, विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री है। ये भी आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह से। मुझे पूरा विश्वास है कि शायद इसमें से जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं, 75 लोग आ गए हैं क्लास में। अभी तक मेरा अनुमान है कि शायद 25 लोगों ने इस टॉपिक को इस तरह से आज तक नहीं पढ़ा होगा। 50 लोगों ने पढ़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से अपने कानों के अंदर ले जाके माइंड में स्टोर करिए, समझिए चीजों को, एक एक चीज क्लियर होते हुए चल रही है, ठीक। नवीन सिंह कुमार जी बोलते हैं ये 21 है 25 है। आप इसका जो है एडिशन करिए, 21 + 4 उसने बोला ना, देखिए यहाँ पे, ओहो, हाँ मेरी मिस्टेक हो गई है। ये जो 4 अदर्स हैं, ये 4 अदर्स, यही वाले जो थे चारों डायरेक्शन वाले, बिल्कुल ठीक है। नवीन कुमार जी थैंक यू, आप मेरी बात सुन रहे थे। ये 21 है इस तरह से, 25 नहीं है, ये मैं कॉमा मिसलीड कर गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे नेम है और स्ट्रक्चर है, कई बार क्या होता है इसमें बदलाव भी होते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम इसको 21 ही करेंगे, बिल्कुल। अंकुर जी, सभी लोग जिन लोगों को पता था 21 है, उन्होंने मेरे को कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बिल्कुल 21 है, वो जो 4 मैंने लास्ट में लिख दिया था, डबल हो गया था, वो इसी का है, ठीक है। गुड, अच्छा लगता है आप लोग जो मैं बोलने में गलती करता हूँ लिखने में उसे पकड़ते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है। सर डायरेक्टर 12 हैं या 15 हैं? देखिए ये जो बुक है, इस बुक के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। चैलेंज करने की बात आएगी तो हमें फिर इसके आरबीआई के बोर्ड पे, सर्कुलर पे जाना पड़ेगा, और अगर आपके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक है तो आप उसमें कुछ रेफर करके वो कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बुक को बिल्कुल रीड कर रहा हूँ, बुक को ही मान रहा हूँ, ठीक। चलिए, और आपको पता है जब मैं कोई पुराने वीडियो में कोई चेंज जाता है तो मैं उसके नए वीडियो बनाता हूं। अगर आप छोटे छोटे जो 5-5 मिनट के वीडियो आते रहते हैं उनको देखते हैं तो इस पे भी मैं बिल्कुल नोट कर लेता हूं, मैं इस पे जरूर देख करके कंफर्म करूंगा आपको, ठीक है।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई, अब बात आती है किसकी, अभी तो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी संरचना कैसी थी, अब बात आती है ऑब्जेक्टिव। अब देखना क्या क्या चीजें आर कंटेन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द आरबीआई। प्रियम्बल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है, ऐसी आरबीआई एक्ट का भी प्रियम्बल है। इट रीड्स वेयर एज, अब यहां से देखिए इट रीड्स का मतलब है इसमें ऐसा लिखा गया, वेयर एज it is expedient to constitute a Reserve Bank of India to regulate the issue of bank notes। तो पहला पॉइंट आ गया, इश्यू ऑफ बैंक नोट्स जिसको हम करेंसी की तरह बोलते हैं, एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। अब देखो क्या यहाँ पे मॉनेटरी स्टेबिलिटी की सिक्योर करना उसको, and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, यानी उस देश के फायदे के लिए वहाँ की करेंसी को ऑपरेट करना, वहाँ के क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करना, ये सब, और मॉनेटरी स्टेबिलिटी करना, ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। द मेन ऑब्जेक्टिव आरबीआई मे बी स्टेटेड एज फॉलो इन द स्पेसिफिक टर्म। अब स्पेसिफिक टर्म में इन्होंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जब क्वेश्चन आता है तो इसी तरह के 5 लंबे लंबे ऑप्शन देता है, आपके पास पढ़ने का भी समय नहीं रहता। तो आज हम साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। टू मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी सच दैट the business and economic life of the country can deliver the welfare gains of a mixed economy। अब इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट, कैपिटलिस्टिक और गवर्नमेंट पूरा दोनों मिला के चलता है। तो उसने बोला कि इस तरह की स्टेबिलिटी मॉनेटरी लाया कि बिजनेस और इकोनॉमिक लाइफ कंट्री की लंबी हो। दूसरा मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, दूसरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड एंश्योर साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दैट द इकोनॉमिक यूनिट्स कैन कंडक्ट देयर बिजनेस विद कॉन्फिडेंस। बहुत विश्वास से ये अपना बिजनेस कंडक्ट कर पे, यहाँ की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक यूनिट है ना, ठीक है। दूसरा है स्टेबल पेमेंट सिस्टम, जिसको हम क्लियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, वो सारा पेमेंट सिस्टम को स्टेबल वो करना, सो दैट द फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है वो सेफली और इफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो पाए, जैसे आपका एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस है, ठीक है। टू इंश्योर दैट द क्रेडिट एलोकेशन, अब देखिए क्रेडिट एलोकेशन का भी इंश्योरिंग करना है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है ब्रॉडली रिफ्लेक्ट द नेशनल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एंड सोशल कंसर्न। तो आपने पता होगा कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो इसके उसमें कंसर्न में आती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टू रेगुलेट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी टू एंश्योर अ रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, यानी रीजनेबल डिग्री का मतलब जितनी उचित मात्रा में चाहिए उतनी बनी रहे प्राइस की स्टेबिलिटी, कहाँ पे, इकोनॉमी में। अब यहाँ बात आ रही है ओवरऑल वैल्यू ऑफ मनी, तो जब हम सीआरआर की कल बात कर रहे थे और एसएलआर की बात कर रहे थे, ये भी कई तरह से इन्फ्लेशन पे काम करती हैं, क्योंकि जब पब्लिक में मनी कम या ज़्यादा होती है तो इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड सिस्टम, अब देखो प्रमोट द फाइनेंशियल मार्केट एंड सिस्टम टू enable itself to operate regulate efficiently। तो ये जो 5 ऑप्शंस आए हैं आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आउट ऑफ दीज विच इज नॉट विच इज, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुरू में भी हमने देखा था, और इस रोल एंड फंक्शन में बहुत सारी आज आपको ऐसी बातें हैं जो शायद आपको वो ना हो पाए। आरबीआई को हिल्टन एंड यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था 1926। ये जो है हिस्टोरिकल फैक्ट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अंकुश शुक्ला जी। मुझे समवट ये लगता है शायद हमारे एग्जाम के से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसकी बात नहीं करी। और एक थीसिस भी थी, ये बाबा साहब अम्बेडकर की कोई थीसिस भी थी, 1 रुपी करके कोई रिसर्च पेपर था, उस पर कुछ बात हुई। हिल्टन यंग कमीशन वहाँ अमेरिका, वहाँ इंग्लैंड में था, तो वो उसकी कुछ थीसिस से कुछ चर्चा हुई करके धीरे धीरे करके फिर स्थापना हुई हमारे आरबीआई की, ठीक है। चलिए तो अब बात आती है रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ने अंडरटेक न्यूमरस एक्टिविटी ऑल रिलेटेड टू द नेशंस फाइनेंशियल सेक्टर
encompassing and extending beyond the function of typical central bank। अब इसमें क्या है देखो, बार बार वही बात आ रही है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, इशूअर ऑफ करेंसी है, ये है बैंकर है, ये सारी चीजें हमने पहले देख ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले मॉनेटरी अथॉरिटी की बात होती है। मॉनेटरी अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करती है, यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट। अब देखना क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू रेगुलेट द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट। कितनी बातें हुई, एक तो अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करना, रेगुलेट करने वाला कम करना नहीं, कभी कम करना कभी ज्यादा करना, फिर उसकी कॉस्ट को करना, कॉस्ट यानी कि कितने प्राइस पे अवेलेबल होगी, उसका यूज क्या होगा और क्रेडिट कैसे होगा, यूज ऑफ मनी और क्रेडिट पे बात करते हैं। ठीक है, द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स सच एज लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन एंड प्रमोटिंग ग्रोथ, यानी इन्फ्लेशन को भी वो करना है। ठीक है, आगे बात आती है द मेन ऑब्जेक्टिव में इसमें दिया हुआ है। अब इसको पॉइंट वाइज दिया हुआ है, देखो क्या है। पहला पॉइंट है, ये भी एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, वन क्वेश्चन की मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। बोलता है मेंटेनिंग प्राइस की स्टेबिलिटी, यानी महंगाई कंट्रोल हो। दूसरा कहता है एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट भी कितना जाना जरूरी है वो देखे, टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात आ गई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो तीन इसके फंक्शन हो गए हैं। अगर चौथा एमसीक्यू में आता है तो आप उसे बोलेंगे वो प्राइमरी नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास कैसी चल रही है। क्लास अगर अच्छी चल रही है तो एक बार गुड लिख दीजिए, जिससे मैं थोड़ा सा ब्रेक आपको दे दूं। अभी तक 33 लोगों ने लाइक किया है, इसका मतलब अभी 50 लोगों को अभी तक क्लास अच्छी नहीं लग रही है या पढ़ाई। फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, बहुत बढ़िया बात भाई। देखो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत लोग आते हैं, यानी मनी मार्केट आता है, या आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स है, बैंकिंग सिस्टम है, आपका जो सेबी की ट्रांजेक्शन्स हैं, और मिसलिनियस तरह के जैसे पेमेंट बैंक्स हैं, ये सब कुछ आते हैं। और मॉनेटरी जो है स्टेबिलिटी में, मॉनेटरी स्टेबिलिटी में जैसे हम मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं यहीं तक सीमित होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक ब्रॉडर टर्म है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी सिर्फ करेंसी और करेंसी की अवेलेबिलिटी और आपका जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है यहीं तक सीमित होती है। ठीक है, क्लियर हो गया हो। चलो हाँ जी, आगे। In order to achieve these objectives, RBI's framework is based on a multiple indicator approach. Multiple indicator approach. This means RBI monitors and analyzes the movement of number of indicators, including, अब देखिए कि कौन कौन से इंडिकेटर पे वो कंट्रोल करता है। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मनी की सप्लाई, क्रेडिट, एक्सचेंज रेट, ट्रेड, कैपिटल फ्लो and fiscal position, along with the trends in output based on the policy purpose। तो अभी अगर ये बात हो गई कि आरबीआई के फ्रेमवर्क में जो है कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं मॉनेटरी, उसमें अथॉरिटी जो मॉनेटरी पॉलिसी में अप्लाई किए जाते हैं, तो उसमें है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, मनी सप्लाई, क्रेडिट, एक्सचेंज रेट, ट्रेड, कैपिटल फ्लो और फिस्कल पोजीशन, ये सारी चीज इसमें कवर होती हैं। ठीक है, along with trends of output RBI uses several direct and indirect instrument in the formulation of implement। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ रहा है, हम लोगों को सब पता है CRR क्या होता है, रेपो क्या होता है। यहाँ पे उसने ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वन इज डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और अनदर इज इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स।
तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट को जब हम लेते हैं तो इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आ गया सीआरआर। सीआरआर की हमने बहुत सारी बात कल बहुत अच्छी तरह समझ ली थी, आज हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो जरूर मैं बात करूंगा इसमें। तो हमने कल बात करी थी कि जो सीआरआर है वो हमारा सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, कल भी हमने बता दिया था। और to the needs of securing the monetary stability in the country prescribes the CRR for scheduled commercial bank without any floor or ceiling rate। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोर और सीलिंग रेट का मतलब कम से कम रेट क्या होगा, कुछ नहीं, सीलिंग रेट में मैक्सिमम कितना होगा, कुछ नहीं। तो सीआरआर के लिए सब कुछ कोई ये नहीं है, जितना भी जरूर होगा उतना किया जाएगा। एट प्रेजेंट 3% चल रहा है। रिजर्व बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट, ये कल बात हो गई थी और 2007 से ऐसा हो गया था, इसीलिए बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन मुझे बार बार लगता बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीआरआर मेंटेन नहीं करते तो उससे क्या डिफरेंट आपको, क्या फर्क आपको उससे पड़ सकता है। तो इसमें क्या बात है, देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने कल भी एक कमेंट किया था। इन द केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सीआरआर रिक्वायरमेंट ऑन ए डेली बेसिस विच इज प्रेजेंटली 95। देखो मैं इसमें बता दूं आपको, ये जो है 90% हो गया था, लेकिन अभी के सिनेरियो में गवर्नमेंट ने ये 80% कर दिया है, क्योंकि ये अवेलेबल कराना। ठीक है, पैनल इंटरेस्ट विल बी लेवीड फॉर द डे एट द रेट ऑफ 3%। ध्यान से देखिएगा, पर एनम 3% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, मंथ का नहीं, पर एनम का लगेगा। और ये जो होगा बैंक रेट से प्लस होगा। अब बात आती है बैंक रेट कितना है, तो बैंक रेट डिपेंड करता है कि हर मॉनेटरी पॉलिसी में जो बैंक रेट अनाउंस होता है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ऑन द अमाउंट ऑफ बाई विच ऑफ द अमाउंट एक्चुअली मेंटेन फॉल शॉर्ट, जितना कम है उसके हिसाब से उस दिन में पर डे। अगर मान लिया किसी दिन आपका 100 करोड़ कम है तो उसका 3% लगेगा, कितना करेंगे, डिवाइडेड बाई 365 करेंगे। ठीक है, 100 करोड़ का इतने लगाएंगे जो भी बनेगा, फिर अगले जितने दिन का, मान लिया 4 दिन तक कम बना रहा, तो वो नॉर्मली क्या होता है, हर दिन का फर्क आएगा। ठीक है, और इफ द शॉर्टफॉल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, पहला दिन तो 3% है, अब वो आगे भी चलते जा रहे हैं, अब तो अगले दिन से जो ये रेट होगा वो 5% है। तो क्या है रेट यहाँ पे, 3 प्लस बैंक रेट, पहला दिन 1 इंटू और प्लस एक्स डे इंटू आगे वाले दिन में 5 प्लस बैंक रेट। ठीक है, क्लियर हो गया। In the case of default of maintenance on average basis during fortnight, penal interest will be levied as invoices in। अब देखो ये पेनल्टी कहाँ सेक्शन करिए, सेक्शन 42 में ही सीआरआर के बारे में, तो उसी का सब सेक्शन कौन सा, 3। और सीआरआर मेंटेन करनी है वो 42 का कौन सा सब सेक्शन है, फर्स्ट। 42 का फर्स्ट सब सेक्शन में ये बात बोली गई है, और 3 में क्या बोला हुआ, पेनल्टी के बारे में बात बोली हुई है। ठीक है, आगे बोलता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द पर्टिकुलर सच एज डेट, अमाउंट, परसेंटेज, रीजन फॉर डिफॉल्ट इन मेंटेनेंस ऑफ रिक्वेस्ट आल्सो टेकन इनटू कंसिडर। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी सीआरआर की। अब इसी तरह हम सिमिलरली एसएलआर देखते हैं। जिन लोगों को सीआरआर एसएलआर समझना हो, कल वाले वीडियो, हाँ वीडियो प्राइवेट हो चुका है, तो पुराने कहीं वीडियो मेरा और भी बना रखे हैं इस पे, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, पुराने वीडियो प्राइवेट नहीं है शायद। तो ये जानबूझ के ऐसा किया गया है कि आप लोग कंपल्सिव टाइम पे आएं और पढ़ें और जाएं। कई बच्चे सोचते हैं क्यों प्राइवेट कर दिया, तो क्या लापरवाही होती है। अभी आप 1.5 घंटे 2 घंटे साथ बैठेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो मेरा कंपल्सन है कि आप क्लास में आए। हाँ, अब एसएलआर की बात आती है, इट इज शेयर ऑफ नेट डिमांड। नेट डिमांड एनडीटीएल की कल भी बात करी थी हमने। द बैंक्स मस्ट मेंटेन द सेफ एंड लिक्विड एसेट। सेफ एंड लिक्विड एसेट, सेफ का मतलब है बहुत ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां पे रिटर्न हो, डूबने के चांस न हो। और लिक्विड एसेट में क्या है, ऐसी जगह करें जहां तुरंत मिल भी जाए पैसा, सच एज किसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश एंड गोल्ड, कल बात हो गई थी। एसएलआर प्रेस्क्राइब द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स मस्ट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट। द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स ऑफ द एससीबी शैल नॉट बी लेस देन ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन इंडिया
एज ऑन द डेट लास्ट फ्राइडे द सेकेंड प्रेसिडिंग फोरनाइट एज द, अब देखो इसको सुन लीजिएगा जरा ध्यान से, एज ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द सेकेंड प्रेसिडिंग फोरनाइट। अब देखिएगा फोर्टनाइट एक महीने में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। वीक कितने होते हैं, 1 2 3 4। अब सेकेंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट का जो है कौन बोल रहा है, लास्ट फ्राइडे, तो उसके बारे में बात कर रहा है। और रिजर्व बैंक में स्पेसिफाई, और इसको रिजर्व बैंक को पावर दी है, वो कभी भी इसको बदल सकता है। ठीक है, अब क्या है देखो कहां कहां है, कैश में है, कल बात हुई थी। गोल्ड, अब देखो गोल्ड वैल्यूड एट ए प्राइस नॉट एक्सीडिंग द करंट मार्केट प्राइस। अब मान लिया आपने 200 kg गोल्ड रखा हुआ सिक्योरिटी में, तो उसका प्राइस क्या होगा, तो प्राइस बोला जो करंट मार्केट प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट विच विल बी रेफर्ड एट SLR सिक्योरिटीज, और वो बोलता है जो स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको SLR सिक्योरिटी के नाम से आता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, पेनल्टी की बात आती है, बिल्कुल बहुत जल्दी ये पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल उसी तरह से है। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ बोलता है 3% पर एनम बोलता है फॉर दैट डे, जिस दिन है, और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे से इस पे पैनल जो है 5% पेन एंड अबव बैंक रेट। ठीक है, तो यानी 3+ बैंक रेट, और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो अगले दिन से क्या हो जाएगा, 5+ बैंक रेट लगेगा। ठीक है, रीफाइनेंस फैसिलिटी देखो, सेक्टर स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड टू बैंक। अब ये बात आई किसमें, जब उसकी बात आ रही है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की, तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में रीफाइनेंस फैसिलिटी भी आ रहा है, क्योंकि उसके बाद से शुरू होता है हमारा इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में मॉनेटरी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, उसने सबसे पहले बोला CRR SLR, और थर्ड बोला उसने रीफाइनेंस फैसिलिटी। यानी बैंक जो रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, आपको अगर पता हो कि जब ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था सरकार का, तो उसमें RBI ने रीफाइनेंस के लिए क्या है, जो NBFC हैं उसके लिए 5000 करोड़ का रीफाइनेंस अवेलेबल कराया था, या और इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल कराता है। तो ये रीफाइनेंस फैसिलिटी भी मॉनेटरी स्टेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में बात आती है, तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में देखो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला आता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात अगर करें तो उसने बोला डेली इन्फ्यूजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विडिटी, यानी कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिन बैंकों के पास अपने पास ऐसा मनी सरप्लस है, यानी पब्लिक का इतना डिपॉजिट आ गया है, वो उस डिपॉजिट को लोन में नहीं कन्वर्ट कर पाते, तो उस कंडीशन में तो आएगा एब्जॉर्प्शन, यानी एक्सेस ऑफ डिपॉजिट। और जो लोन में देते हैं और उसके बाद उनको कमी हो जाती है, यानी शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैं तो इसका मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है बैंक उनको ऑन ए रीपर्चेज बेसिस, यानी पैसा देता है लेकिन उसको आप वापस अपना सिक्योरिटी दो और पैसा ले जाओ थ्रू। अब इसी LAF में ये होता है रेपो, यानी LAF फैसिलिटी में ही रेपो का नाम आया है। ठीक है, एंड रिवर्स रेपो का नाम आया है। ऑक्शन, और ऑक्शन से होती है यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कॉलर। उसमें क्या है, आपको एक फंड मिलेगा लेकिन आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको देनी पड़ेगी। अंडर LAF रेपो रेट मधुलिका जी ने पूछा हुआ है 3% एंड बैंक रेट ऐड करके पेनल्टी होगी, प्लीज एक्सप्लेन। बिल्कुल, बैंक रेट अगर 4.15 है तो +3 कर लीजिए तो 7.15 हुआ, वो रेट लगेगा। ये जो बैंक रेट है, बैंक रेट एक बेंचमार्क रेट लिया हुआ है, प्लस उसमें 3% की पेनल्टी लग रही है। ठीक है, जो ये बीच में कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं वो टाइम पूछते हैं। देखिए, टाइम के लिए हमने 2 तरीके बताए हैं।
एक तो ये है चैनल अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो उसमें नोटिफिकेशन आता है। दूसरा जो है कम से कम 12 घंटे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तीसरा, जिन्होंने व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट भेजी है उनको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। चौथा, जो उन लोगों ने मोबाइल्स ऐप परचेज कर रखा है उनको भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह कई माध्यमों से हम लोग आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो मिस मत करिए प्लीज। अच्छा अब बता, एलएएफ में क्या होता है, रेपो रेट। बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई एट द रेपो रेट बाई प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बार बार आ गया है, एंड अबव द सिक्योरिटी। तो अब देखिए एक बात सुनिएगा, यहाँ इस बात को ध्यान कि वो कह रहा है कि जो एसएलआर की सिक्योरिटी है उससे ज्यादा अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो वही आप प्लेज कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे, इसको मैं समझा देता हूं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए ये। नॉन शेड्यूल बैंक के लिए सीआरआर का कैटेगरी सेम है या अलग होगा? बिल्कुल, नॉन शेड्यूल बैंक के लिए तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सीआरआर का कंपल्सन शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए ही है, नॉन शेड्यूल्स के लिए कोई बात कहीं पर नहीं की गई। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, देखिए कल हमने बात करी थी कि आपका जो भी एनडीटीएल है उसमें आपने सीआरआर मेंटेन किया और आपने एसएलआर मेंटेन कर दिया, ठीक है। और ये जो फंड होता है ये पूरा आपको लोन देने के लिए फंड है। अब आपके पास हो सकता है कि फंड की कमी पड़ जाए, ये आपके पास पूरा लोन देने का फंड है। अब अगर आपके पास इस आउट ऑफ दीज पार्ट केवल आपने जो लोन दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, यानी अभी आपके पास सरप्लस है। क्या है? सरप्लस है। तो ये सरप्लस के लिए आप फैसिलिटी जो यूज करेंगे वो रिवर्स रेपो फैसिलिटी यूज करेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने एसएलआर इतना कर दिया, देखना ध्यान से रहा, आपको एसएलआर करना था 18.5 और आपने कर दिया ये पूरा मिला करके 26 कर दिया, मान लिया, क्योंकि आपको फायदा है। आप 0% में करंट अकाउंट में या 4% में ले रहे हैं और 5 या 6% पे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, अच्छा ही तो है। अब क्या है कि ये जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है कितना, 8.5%, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस एक्स्ट्रा पार्ट पर अगर आप इस एक्स्ट्रा पार्ट को आरबीआई में ले जाते हैं और वहां पे प्लेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लेज कर दिया आपने, तो वो जो फैसिलिटी है वो रेपो वाली फैसिलिटी में करेंगे। अभी आपको समझ में आ गई? सौरभ सिंह जी, हमारी हर क्लास प्रमोशन के लिए होती है, यानी जो भी हमारी क्लास चल रही है उसमें जो है उसमें जो भी हम जनरल बात करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये बात हम कर रहे थे कि जो एक्स्ट्रा आपने एसएलआर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसी को आप प्लेज कर सकते हैं। ये वाली सिक्योरिटी रेपो के लिए यूजफुल नहीं होती है, वरना तो ये हो जाएगा आपने उधर से पैसा इधर डाल दिया, इधर से उधर डाल दिया। यहाँ बात हो रही थी, वो कहता है ओवर एंड अबव द स्टेटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, ऐसी प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी करेंगे जो उससे ऊपर होती है, ठीक है। अगला रेपो और रिवर्स, अभी इसको थोड़ा सा और एलोबरेट यहाँ पे कर दिया। दीज रेट्स अंडर द LAFS, देखो आ गया नहीं आ गया, आप बच्चा पूछ रहा था पहले, डिटरमाइन द कॉरिडोर ऑफ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंटरेस्ट रेट। अब क्या बोला इसने, जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंग ये रेट तय होते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में कौन कितने जल्दी लेने आ रहा है, कितना लेने आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन होता है कि क्या डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है इसमें, ठीक है। और ऑक्शन बेसिस भी है ये। इन टर्म्स दैट इज दिस इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिगर मूवमेंट इन रेट्स इन अदर सेगमेंट ऑफ द, अब देखो ये कह रहा है कि इसकी वजह से
अदर इंस्ट्रूमेंट के रेट तय होते हैं फिर। ठीक है। अब यहां बात आती है ओपन। अब अगली बात आई, देखो हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं। तो सबसे पहले आया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें रेपो रिवर्स रेपो दोनों आ गया। दूसरा यहाँ पे आता ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको आप समझ लीजिएगा। देखो रेपो और रिवर्स रेपो मार्केट आरबीआई कंट्रोल होता है। यहां दूसरा एक और मार्केट है इनडायरेक्ट में, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोलता है, आउटराइट सेल्स एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन एडिशन टू द एलएएफ एज ए टूल टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ लिक्विडिटी ओवर द मीडियम टर्म्स। अब देखना, इसको मैं बताता हूं आपको। सिंस 2012 आरबीआई हैज यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट एज ए प्योर एलएएफ लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट। अब देखिएगा, यहां ये बात कर रहा है कि एक ओपन मार्केट ऑफ, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से समझाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। देखिए मनी मार्केट कैसा होता है। मनी मार्केट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपके घर शहर की सब्जी, बड़ी वाली सब्जी मंडी, मंडी बोलते हैं इसको आप। वहां पे आप कभी घुसिएगा मंडी में, वहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं। ठीक है। अब एक दुकान वो आया, मान लिया किसी ने गोभी की सब्जी उगाई और वो किसान लेके चला आया। यहां पर कोई भी व्यक्ति उसकी सब्जी को खरीद नहीं रहा है, तो क्या वो अपनी सब्जी को फेंक देगा? नहीं। वो क्या करेगा, एक गवर्नमेंट का काउंटर मान लीजिए आप उसे, या जहां पे बिल्कुल गवर्नमेंट को कंपलसरी है कि किसान की प्रोड्यूस लेनी ही होगी और उसका रेट तय गवर्नमेंट करती है। तो एक कॉर्नर पे आप ये ऐसे कह लीजिए कि एक गवर्नमेंट का दफ्तर है। मनी मार्केट में अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे सारे पार्टिसिपेंट है, और यहां पे किसका दफ्तर है? आरबीआई का। अब ये जो सब्जी लाया है, इसके पास सब्जी कैसी है बच्चों? सरप्लस है। तो ये जो सरप्लस है, इस सरप्लस में आरबीआई लेगा इससे, तो कौन सा रेट देगा? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। अब मान लिया कोई खरीदने आया, और खरीदने आया वो सबके पास गया, लेकिन उससे क्या लगा, रेट कैसा लगा? कॉस्टली लगा। तो वो कहेगा भैया आरबीआई ने कहा कि अगर कोई परेशानी हो तो हमारे पास आ जाना। तो ये वाला कौन सा होगा? रेपो रेट। और आप एक बात हमेशा सुन लीजिए कि रेपो जो होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी रिवर्स रेपो के। इज देयर एनी मिनिमम अमाउंट लिमिट फॉर बैंक टू बोरो एंड रेपो रेट फ्रॉम आरबीआई? देखिए बिल्कुल है। इसका एग्जैक्ट मेरे को आंसर तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी, जैसे आपके वहाँ कोई एफडी बनाने आ जाए, वो कहे साहब 2 रुपए की एफडी बना दो, तो नहीं बनाते हैं आप, तो आप कहते हैं साहब कम से कम 1000 की तो कराओ। तो ऐसा बिल्कुल सीलिंग होगी। इसके बारे में फैक्ट जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम जैसे ये लाखों में जरूर होगी, 10-15 लाख। ठीक है। रिजर्व रिवर्स रेपो रेट कम देना होगा आरबीआई को। हाँ, ये मैंने जो चार्ट बनाया है इससे आपको समझ में आ गया हो। अगर इससे समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ इसमें कि ये जो रेपो है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। और एक होता है आपका एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो केवल होता है 1 दिन के लिए। और एमएसएफ का रेट जो होता है वो रेपो से भी ज्यादा होता है। यानी ये इस तरह हो गया, ये चार्ट जो होगा, ये चार्ट हो गया। एमएसएफ जो होता है रेपो से ज्यादा होता है, और रेपो जो है रिवर्स रेपो से ज्यादा था। अब ये दोनों चीजें तो क्या होती हैं, एक तरह से लोन के लिए यूज होती हैं। ठीक है। और इसी के साथ एक और होता है फैसिलिटी, बैंक रेट। तो बैंक रेट और एमएसएफ आजकल जो है वो बैंक पॉलिसी के अनुसार इक्वल चल रहे हैं। बस बैंक रेट में फर्क क्या होता है? बैंक रेट होता है लॉन्गर पीरियड के लिए। बैंक रेट जो होता है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, यानी कि आपको 15 दिन से भी ज्यादा चाहिए। तो रेपो में 15 दिन तक फोर्टनाइटली लोन मिलता है, एमएसएफ में केवल 1 दिन के लिए मिलता है।
ठीक है, और बैंक रेट में लॉन्गर पीरियड के लिए। तो हम यहाँ बात कर रहे थे व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, हम यहाँ क्या बात कर रहे थे, OMO। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर हम बात कर रहे थे तो OMO क्या है कि ये जो लोग हैं ये लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन का हिस्सा है, और LAF का हिस्सा यहां बैठा हुआ है, बैंक रेट का हिस्सा यहां बैठा है। यानी RBI की जहां डीलिंग होती है वो ये अलग है, और OMO क्या है कि भैया आप कहीं से भी अवेलेबल का, ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। ठीक है, तो आप देखिए आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो अभी मैंने बात कर ली थी, अब यहाँ पे कुछ करेक्शन हो जाएगा आपकी बुक में। MSF वाज इंस्टीट्यूटेड अंडर विच शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो इवन बाय डिपिंग इनटू SLR पोर्टफोलियो ओवरनाइट एट देयर डिस्क्रिप्शन अप टू 2%। अब देखो ये जो 2% है ये वेरी करता रहता है भाई, 17 4 12 आज 8 साल हो गए, तो ये वेरी करता रहता है। 2% ऑफ NDTL। अब आपका NDTL कितना है, जैसे सपोज कीजिए किसी का NDTL 50,000 करोड़ है, तो इसका 2% यानी 1,000 करोड़ तक वो क्या कर सकता है, MSF की फैसिलिटी ले सकता है एट 100 बेसिस पॉइंट अबव एंड रेपो रेट। अब यहाँ पर भी चेंज आ गया है, देखिए मैं आपको इसको बिल्कुल वेबसाइट में दिखा देता हूँ आपको। देगा RBI की वेबसाइट मैंने सिंपल खोल दी है, और इसमें एक क्वेश्चन मैं आपका और आज क्लियर करा दूंगा। बहुत डाउट आप लोग में रहते हैं, देखिएगा बहुत मज़ेदार बात है, सामने स्क्रीन में आपके दिखाई दे रहा, देखिए, और रीडेबल भी होगा, बड़ा दिख रहा है। एक मैं आपसे अगर इस वेबसाइट को बिना खोले एक क्वेश्चन पूछ लूं तो आधे लोग आंसर गलत देंगे। मैं पूछता हूं आपसे पॉलिसी रेट कौन से होते हैं, CRR, SLR, रेपो रेट, MSF, आप लोग आंसर दीजिए बिना वेबसाइट खोले हुए। पॉलिसी रेट कौन से होते हैं, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF और बैंक रेट। इनमें से कौन पॉलिसी रेट होते हैं, बिना आप वेबसाइट खोले बताएंगे। बहुत बढ़िया, और बताइए, एक दो आंसर और दे दीजिए। बैंक रेट, देखो तो अब मजे की बात यह है कि सारे ऑप्शन आ गए। अब आप देखिए पॉलिसी रेट कौन से होते हैं, अपने आंसर को आप सही कर लेना। अब इसमें CRR और SLR कहीं नहीं लिखा हुआ है, कई बार गलत करते आते हैं बच्चे आंसर ये। चलिए अब आप स्क्रीन पे देख लीजिए मेरे, पॉलिसी रेट्स जो होते हैं वो रिवर्स रेपो, रेपो, MSF का रेट और बैंक रेट होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये, यानी कि 3.5 और 4%। रेट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये लिख दिए मैंने तीनों रेट। और अगर हम बात करें और उसको जैसे मैंने चार्ट में बताया था उस तरह कर लेते हैं इसको हम, 4.25, 4, 3.25। कई बच्चे जिसमें से आपने 5-7 साल पहले बैंक ज्वाइन किया होगा, उनका एक कहाँ पे डाउट दूर कर देता हूं मैं। जब आप लोग तैयारी करते थे उस समय और आज में क्या चेंज आ गया है, देखिए ये है आपका MSF और बैंक रेट, जो कि ज़्यादा होता है रेपो से, और ये ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो से। तो तीनों बात क्लियर हो गई है, ये बिल्कुल करंट रेट है। और इसमें एक बात और बता दूं, देखिए अब ये जो फर्क है, जो गैप है, किसी जमाने में ये 2% का गैप होता था, उसके बाद एक ऐसा समय आया जिसमें 1% होता था, उसके बाद एक ऐसा समय आया जहां 0.5 का होता था, अभी चल रहा है 0.75 का। अब आप देखिएगा कि रिवर्स रेपो और इसमें डिफरेंस कितना है, 0.75 का, और इसमें गैप है 0.25 का। और बहुत समय तक ये दोनों गैप इक्वल चलते रहते थे, रिवर्स रेपो उतना कम और उतना कम। MSF बैंक रेट हमेशा बराबर रहा है, और अब ये लिंक्ड रेट की तरह भी जाने आते हैं, तो रेपो से आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो अभी क्या है, रेपो जो अनाउंसमेंट होगी उससे 0.75 का फर्क आ रहा है। ऑन ऑफ करना, ऑन ऑफ, छोड़ो। हाँ, तो
तो मैं ये कह रहा था कि जो अभी रिसेंटली जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग रेपो का अनाउंसमेंट होता है, आप खुद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये दोनों जो है 0.75 और 0.25 का जो गैप चल रहा है, ये बहुत सारी जो इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हुआ है, डेली डेली चेंज होने लग गया है। और जब से कोरोना का चला तो वो गवर्नमेंट सिर्फ ये देख रही है कि कैसे हम क्रेडिट को बढ़ाएं। किसी जमाने में ये जो है 12% हुआ करता था बैंक रेट। अब देखिए आप कि बैंकों को फंडिंग 4% पे अवेलेबल हो रही है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। बैंकों को 4.25 पे अवेलेबल हो रही है, ओवरनाइट वाला भी और वाला। पर ओवरनाइट के लिए अभी यहाँ पे एक पॉइंट हम पढ़ रहे थे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, यहाँ देख दोबारा कराओ। एमएसएफ वाज इंस्टीट्यूटेड अंडर विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बोरो इवन बाय डिपिंग इनटू एसएलआर पोर्टफोलियो, यानी एसएलआर की सिक्योरिटी को भी गिरवी रख सकते हैं आप, पर ओवरनाइट एट देयर डिस्क्रिप्शन अप टू, जो आपका एनईटीएल है उसके, इसकी लिमिट बना दी है एमएसएफ में, लिमिट बना दी कि उससे ज्यादा नहीं ले सकते। और क्या बोला इसने यहाँ पे, अगेंस्ट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू प्रोवाइड सेफ्टी वॉल्व अगेंस्ट द अनएंटिसिपेटेड। अब अचानक कोई आपको झटका लगे, अचानक कोई आपका एफडी वाला 5,000 करोड़ की एफडी कर रखी थी, अचानक आ गया कल मुझको चाहिए, तो आप एक दिन के लिए कहीं से अरेंज करेंगे। कहाँ से अरेंज करेंगे? इमीडिएटली एमएसएफ से अरेंज करेंगे, तुरंत करके दे देंगे, फिर आप देखेंगे कहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई, देखो क्या बोलता है, मिनिमम रिक्वेस्ट साइज। Request will be received for a minimum amount of 1 crore and its multiple of 1 crore। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है कि आप लोग भी कॉमन सेंस से रखिएगा कि ये जो इसने लाइन लिखी हुई है, जैसे अभी किसी ने बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था हमसे कि कितना होगा, तो यहाँ ये बात हो रही है कि 1 करोड़ जो है ये केवल एमएसएफ के लिए है या रेपो के लिए या ओपन मार्केट के लिए है, कुछ इसमें या इस लाइन से हमें क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन बता रहा है, तो अब ये जो हेडिंग दिया हुआ है वो इससे रिलेटेड दिया हुआ है या इन सब से रिलेटेड दिया हुआ है, ये मैं भी खुद क्लियर में नहीं हूँ। कहीं पे हमें जब सर्च करेंगे तभी हम इसको देख सकते हैं, कहीं एकदम से नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आप लोग जो है खुद खोज करके देखिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसको छोड़ते हुए। चलिए, हाँ बेसिस पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है मधुलिका श्रीवास्तव ने, और ये बेसिस पॉइंट मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। 1 BPS इज इक्वल टू होता है, सॉरी 100 BPS इज इक्वल टू होता है 1%। तो कई बार एग्जाम में इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसमें कहता है कि हमने 35 BPS इंक्रीज कर दी या डिक्रीज कर दी, तो आपका रेट मान लिया 4% चल रहा है, तो 4% में अगर इंक्रीज करी तो 4.35 हो जाएगा, और डिक्रीज करी है तो 3.65% हो जाएगा। ठीक है, और जो 35 बेसिस पॉइंट, अगर हम ऐसे भी कह लें कि जो 1 पॉइंट BPS होता है वो इज इक्वल टू 0.01% होता है, तो एक ही बात है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। मुकुल सिन्हा जी बोल रहे हैं इट्स 5 करोड़ फॉर रेपो रेट, तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एमएसएफ के लिए ये 1 करोड़ है और रेपो रेट के लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन 5 करोड़ है। बस मुकुल जी, ये जो भी आप ये हेल्प करते हैं थोड़ा देख लीजिएगा, अथेंटिक होना चाहिए। और अथेंटिक होने के लिए क्या है, अगर आपकी ये इंफॉर्मेशन आरबीआई की वेबसाइट से है तो ही हम इसको अथेंटिक मानते हैं। ठीक है, चलो गुड, आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अब बात आती है, अगला पॉइंट आ गया बैंक रेट। हाँ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लॉजिक मेरे को समझ में आता है कि देखिए ये नीले रंग से लिखा हुआ, ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ, ये ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से, और ये लिखा हुआ ब्लैक कलर से, तो ऐसा लगता है कि ये जो है इसके लिए ये इंफॉर्मेशन जो है इस पैराग्राफ को कंटेंट करती है। तो मुकुल जी, मैं आपकी बात से 99.9% सहमत हो चुका हूँ कि ये बात उसने एमएसएफ के लिए लिखी होगी। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक क्षमा भी चाहता हूँ कि जब बात आती फैक्ट की तो कहीं कहीं मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि फैक्ट क्या होता है, कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी नहीं बदलता है।
हाँ, कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा वो 100% ओके होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अब बैंक रेट की बात आती है। जैसे मैंने चार्ट में तो सब बता दिया था। द रेट एट विच आरबीआई इज रेडी टू बाई और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कॉमर्शियल पेपर। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आ गई। उसने कहा है कि या तो आपका कोई बिल ऑफ एक्सचेंज को बाई करना या रीडिस्काउंट करना। अभी मैं रीडिस्काउंटिंग भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जो हमारी क्लास चलेगी इसमें जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन करने के बाद जब भी हम आगे उसका जिक्र करेंगे तो वहां डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी क्लास मिस मत करिए। जो बच्चे ये जेआईबी की क्लास पूरी लेंगे, सीआईबी का आधा कोर्स उनका यहाँ से पूरा हो जाएगा। और जो सीआईबी वाले हैं, अगर नॉलेज प्रमोशन और सीसीपी का एग्जाम देने जाते हैं तो वो भी इस क्लास में बैठे रहें। ठीक है, आप इतना समय जरूर स्पेयर कर सकते हैं। बैंक रेट 4% है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने अभी बता दिया एमएसएफ और दोनों इक्वल चल रहे हैं। ठीक है, एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 11 लोग इस लाइव क्लास में ऐसे बैठे हैं जिन्होंने हम हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए अब बैंक रेट के बाद अगला आ गया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। क्या है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में? कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसने कहा है कि इश्यूइंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटी। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया था, मैं आपको बताने वाला था क्या, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसको समझिए, बिल ऑफ एक्सचेंज को इसको समझिए प्लीज। हम्म ये सेलर है, ये बायर है। तो बायर क्या करता है, एक बिल एक्सेप्ट करके, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो उधार उसने सामान लिया उसका प्रॉमिस, उधार का प्रॉमिस दे देता है। अब सपोज कीजिए कि इस सेलर को जरूरत पड़ गई, तो ये सेलर कहाँ चले जाता है, बैंक जाता है और बिल ऑफ एक्सचेंज इसको दे देता है और यहां से रुपया ले लेता है। अब बैंक के पास बहुत सारे बिल हो गए, वो क्या करता है, आरबीआई चले जाता है, अपना बिल ऑफ एक्सचेंज इसको दे देता है वही वाला, और यहां से रुपए ले लेता है। तो रीफाइनेंसिंग समझा रहा हूं मैं आपको। रीफाइनेंसिंग में क्या होता है कि एक कोई अमाउंट जो फाइनेंस हो चुका है उसी के अगेंस्ट में आप कहीं और से लेते हैं। और रीफाइनेंसिंग की एजेंसी आरबीआई है, नाबार्ड है, सिडबी है, ये सब रीफाइनेंसिंग अवेलेबल करा रहे हैं। तो अभी जब ये फाइनेंशियल क्रंच आ गया था तो उस कंडीशन में ये सारा जो रीफाइनेंसिंग का खेल बहुत बढ़ गया था, क्योंकि फंड की कमी हो गई थी। तो अगर आपने किसी को फाइनेंस कर रखा है और आपका पैसा अब खत्म हो गया और आप और फाइनेंस करना चाह रहे हैं, तो आरबीआई कह रहा है हमसे पैसा लेके बांटो। यानी एक तरह से ये इस तरह से काम करता है, ऐसे। पर इसमें पहला एक्शन इसका होता है, दूसरा एक्शन इसका होता है। ठीक है, यानी जो आप फाइनेंस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप कहीं से फाइनेंस ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और आगे बात करते हैं हम। अब है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की बात कर रहे थे। तो इसने बोला है कि जो इंट्रोड्यूस हुई है ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज ओवर एंड अबव द नॉर्मल मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम of the central government for absorbing excess liquidity, the RBI maintains a separate MSS cash balance for of the government which is not a part of consolidated fund of India। अब देखो, एक तो आरबीआई के पास कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसके अलावा भी कुछ कैश बैलेंस वो मेंटेन करता है गवर्नमेंट का, जिसको वो क्या कर सकता है, उधार के रूप में दे सकता है। ठीक है, A state government account can be in overdraft for, अब देखना ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, एक नंबर सॉलिड होने वाला है। क्या बोलता है, गवर्नमेंट अकाउंट कैन बी इन ओवरड्राफ्ट फॉर मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव 14 days विद ए लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, और इसमें एक चेंज आया है अब की बार। The rate of interest WMA is linked to the repo rate। अब देखो,
उसने बोला एक और फैसिलिटी वो दे रहा है, जो भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट, ये बोला ना, और स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट कैन बी ओवरड्राफ्ट, कंसोलिडेटेड फंड के अलावा जो उसके पास सरप्लस फंड है उसको भी उधार में दे सकता है। और जब बात आती है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो 14 डेज तक लगातार उधार ले सकती है। अभी कोरोना में बहुत सारी गवर्नमेंट ने लिया था। देखिए, एक स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से उधार ले रही है। अब सपोज कीजिए उसने उधार लिया तो मैक्सिमम कितने दिन तक लेगी? तो पहला इंस्टांस है 14 दिन के लिए ले लिया, और मैं इसको ऐसा कर देता हूं कि 1 अप्रैल से मान लेते हैं। फिर उसने दूसरे बार फिर जरूरत पड़ गई, वो वापस कर दिया, उसने 6 दिन के लिए ले लिया। फिर तीसरी बार गई, उसने फिर 18 डेज के लिए ले लिया, ठीक है। अब फिर 4 डे के लिए गई तो उसने 6 दिन के लिए फिर ले लिया, और ये बात आई 1/4 से 30 से 20 के, यानी 1 क्वार्टर हो गया। 1 क्वार्टर के अंतर्गत इतने दिन जोड़िए इसको, 44 डेज। अब देखिए यहां वो डिस्क्वालीफाई हुई, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि मैक्सिमम कितना दिन है, 36 दिन तक ले सकते हैं। मैक्सिमम कितने दिन तक? 1 क्वार्टर में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये जो लिया है, ये लिया है, ये लिया, इस पे एलिजिबल तो है ही नहीं। और इस पे कितने दिन तक लें, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना दिन हो रहा है? 38। तो इसका मतलब ये है, ये 18 डेज के लिए नहीं, मैक्सिमम कितने दिन के लिए मिल सकता है आपको? 16 डेज के लिए। यानी 1 क्वार्टर में पूरी ऑफ टेक जो है मैक्सिमम 36 डेज तक हो सकती है, और एक बार में 14 डेज तक। तो मैं एक थोड़ा सा एक मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसमें। ये जो 36% की जो डेज की लिमिट है, ये शायद 50 दिन करी है इस टेम्परेरी फेज में, क्योंकि वो उन्हें पता है गवर्नमेंट कहाँ से इनकम लाएगी, अभी उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। इसको आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक्स को देता है क्या पैसा रीफाइनेंसिंग के लिए? बिल्कुल देता है। जहां कोऑपरेटिव बैंक्स में भी देखो 2 तरह की आती है, नहीं एक चीज, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो नाबार्ड कंट्रोल करता है, उसको रिफाइनेंस वहां से मिलता है, नाबार्ड से, क्योंकि उसका पर्पज क्या है? एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है। एनबीएफसी को देता है, नेक्स्ट शेड्यूल्ड बैंकों को देता है, बिल्कुल, पर इसका जो यूज है वो एग्रीकल्चर उसके लिए ना हो करके एक बिजनेस यूज के लिए होता है वो, ठीक है। आरबीआई नाबार्ड सिडबी से कितना बोरो कर सकते हैं और कितने दिनों के लिए? देखो विनय जी, इसका आंसर मैं ये बता सकता हूँ कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, या एग्रीकल्चर की लैंडिंग है, या इंडस्ट्रियल लैंडिंग है, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इनका जो पर्पज होता है सिडबी वगैरह का, वो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए होता है। तो जो गवर्नमेंट की जो बजट आता है उसके पास जितना अवेलेबल है या नहीं है, रीफाइनेंस करने का मतलब है आप पहले से उतना पैसा बांट चुके हो। तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि क्रेडिट ऑफ टेक हो, ज्यादा बटे, ठीक है। हाँ, रमेश चौधरी जी बोल रहे हैं मैक्सिमम 50 डेज। रमेश चौधरी जी, ये आप कंफर्म बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने 50 दिन बोला है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, देख लीजिएगा सबके लिए, क्योंकि क्लास ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए चल रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डब्ल्यू ए लिंक टू रेपो। अब ये क्या होता है? रेपो रेट से लिंक होता है। सरप्लस, अच्छा डब्ल्यू ए में कर रहे थे, किसी ने बताया नहीं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी लिक्विडिटी क्रंच को करने के लिए, और खासकर से लिक्विडिटी क्रंच इसके पास आता है जो वो आता है सैलरी का पेमेंट करने के लिए, तो टाइम से सैलरी पेमेंट करने के लिए वहां से ऑफ टेक करती है, और इस समय स्टेट गवर्नमेंट बहुत इसका फायदा उठा रही है। सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 डेज इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द। अब देखो, अगर किसी सरकार के पास ज्यादा पैसा है तो वो क्या करेगी? इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स के नाम पे क्या करेगी? उसको दे देगी आरबीआई को, आरबीआई उस पर पैसा वापस करता है, ठीक है। 14 डेज इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब अगला फंक्शन, अब मैं जरा इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं। हाँ, बात हुई थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, तो
डायरेक्ट में 3 आए थे, CRR, ठीक है। इनडायरेक्ट में आया था रेपो, इसको इनडायरेक्ट में मैं LAF लिख देता हूँ, LAF में सब मान लूंगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आया था, मार्केटिंग स्टेबलाइजेशन स्कीम आई थी, ठीक है। LAF में पूरा तीनों आ गए थे ना यहाँ पे, LAF में तीनों आ गए थे आपका, रिवर्स रेपो, OMO, MSF भी आ गया था, बैंक रेट आ गया था, और MSS आ गया था। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। तो ये एक रिवाइज हो जाएगा कि इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो RBI यूज करता है अपने सारे काम को चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगली जो बात आती है इशूअर ऑफ करेंसी। करेंसी इशू का बहुत कॉमन सी बात है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। Issuer of currency. The RBI is a nation's sole note issuing authority. अकेली है, sole माने अकेला. Along with the government of India, RBI is also responsible for design and production of overall management of the nation currency. Design भी करती है, production भी करती है, और overall management, तीन काम करती है. With the goal of ensuring the adequate supply of the clean and genuine notes भी रहने. The RBI also makes sure that there is an adequate supply of coins की भी हो, produced by government. अच्छा देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, तो कॉइन जो है केवल गवर्नमेंट के आदेश पे चलते हैं, ठीक है। RBI हैज द अथॉरिटी टू इश्यू नोट। अब देखो इसमें क्या है, मैक्सिमम नोट जो है इतने का वो इश्यू कर सकती है, 2-3 बार हुआ भी था। एनी काउंटरफीट मेजर द RBI टेक्स इनिशिएटिव इन अपग्रेडिंग द सिक्योरिटी। अब काउंटरफीट मेजर का ना, जिसको आप मतलब नकली बना लेते हैं जो लोग। कॉइन्स इन सर्कुलेशन एट प्रेजेंट आर, अब उसमें क्या है, 50 पैसे से नीचे के सारे कॉइन वो चले गए हैं। और नोट्स सर्कुलेशन में क्या है, इसमें देखिए 2 रुपए नहीं दिया हुआ है। नोट्स इन सर्कुलेशन आर इन डिनोमिनेशन, सर्कुलेशन में भी 2 रुपए का भी है, 2, 5 से लेकर के 1000 तक का है, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, आपको पता ही है कि यहाँ पे एक तो 200 रुपए का नोट आ गया है, ठीक है। 1000 की जगह कितने का आ गया है, 2000 का। तो ये अभी जो है मोदी गवर्नमेंट ने चेंज किया था, तो इसको आप देख लीजिएगा। और कॉइन की अगर बात होती है तो रुपीज कॉइन है 1 एंड अबव। कॉइनेज, इंडियन कॉइनेज एक्ट है, कॉइन के कैसे वो होगा सब कुछ उसमें बात होती है। कैन बी यूज टू पे सेटल फ्रॉम द एनी सम ऑफ, वेयर द 50 पैसा कॉइन कैन बी यूज टू पे सेटल एनी सम ऑफ नॉट 10 रुपीज। तो ये क्या कहता है कि एज पर इंडियन कॉइनेज एक्ट, इंडियन कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग रुपी कॉइन, एक और उससे बड़े, छोटे वाले नहीं, रुपी कॉइन, कैन बी यूज टू पे सेटल फॉर एनी सम वेयर द पैसा 50 पैसा कैन बी यूज टू पे सेटल एनी सम नॉट एक्सीडिंग 10 रुपए। तो ये बात मुझे अभी कुछ ऐसी समझ में नहीं आई कि मैं आपको समझा पाऊँ, कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। As per Indian Coinage Act, rupee coin 1 and above can be used to pay settle for any sum, whereas 50 paisa coin can be used to pay, हाँ करो बस सही करो, ठीक, हाँ। तो ये जो मैं लाइन बोला था, तो इसमें ये मेरे को क्लियर हो गया है। तो इसमें बोला है इंडियन कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1 रुपए और उससे बड़े कॉइन यूज किए जाते हैं वो किसी भी सम को सेटल करने के लिए यूज किया सकते हैं, लेकिन जो 50 पैसे का जो सेटलमेंट है वो जो है 10 रुपए तक के सेटलमेंट जो होंगे 50 रुपीज के कॉइन से होंगे, 50 पैसे के कॉइन से होंगे, ठीक है। चलिए अगले फंक्शन पे हम आते हैं, बैंकर एंड डेट मैनेजर टू द गवर्नमेंट। तो वो बात आती है कि भैया जो भी बैंकर एंड डेट मैनेजमेंट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक एज ए बैंकर काम करना और उसके कर्जे की व्यवस्था करना, ये RBI का काम है। तो की रोल में बात आती है, लाइक इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड बैंक्स गवर्नमेंट नीड बैंकर टू कैरी। तो इसमें केवल ये होता है कि एक बैंक गवर्नमेंट अपना एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में अपना काम करने के लिए, रेजिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक करने के लिए उसको भी एक बैंक की जरूरत होती है। तो वो बैंक का काम जो है वो RBI करता है।
As a banker to the central government, the Reserve Bank maintains government account, receive money into make payment, जो भी उसके सारे खर्चे करता है. By statute, RBI is the banker to central government, and it also act as a banker of those state government that have entered into the agreement. अब देखिए सुनिए, वैसे तो RBI सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, लेकिन जितने भी स्टेट इसके साथ डील करना चाहते हैं, जो उसके साथ एग्रीमेंट में, उनके लिए भी वो काम एज ए बैंकर और डेट मैनेजमेंट का काम करता है. ठीक है. अब इसकी रोल की बात आई तो फंक्शन कौन कौन से इसके फंक्शन है, इसमें है अंडरटेकिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए है. टू फैसिलिटेट रिसीट एंड पेमेंट एंड मेंटेनिंग देयर अकाउंट, सब मेंटेन करना. मैनेजिंग द गवर्नमेंट डोमेस्टिक डेट, यानी इंटरनल डोमेस्टिक डेट को मैनेज करना विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग ऑल रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पब्लिक डेट इन द कॉस्ट इफेक्टिव एंड. अब देखो यहाँ पे पब्लिक डेट के बारे में बता दो. पब्लिक डेट क्या होता है? पब्लिक डेट ये होता है कि जो पैसा हम पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम पब्लिक डेट कहते हैं. आपको पता होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी जो स्कीम्स आती हैं, जैसे एनएससी की स्कीम्स है या आपका पीपीएफ है, ये क्या चीज़ है? ये पब्लिक डेट है. सरकार ने पब्लिक से कर्जा ले रखा है. ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी स्कीम्स निकाल सकती है. ठीक है, कोई बॉन्ड निकाल सकती है. तो इन सब का एफिशिएंट मैनर में जो इश्यू आएगा या सब कुछ मैनेज होगा, वो आरबीआई करता है. ठीक है. डेवलपिंग द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू रेज डेट, यानी कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत होती है. अभी आपने देखा स्टेट गवर्नमेंट के छोटे नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन पब्लिश होते हैं आरबीआई की तरफ से. आरबीआई अनाउंस करता है कि उत्तराखंड सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है. इसके लिए वो क्या करे, उनकी वेबसाइट है, ई कुबेर वेबसाइट है, वहां पे जाके ऑक्शन मांगती है इतने दिनों के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जो भी कुछ है. ठीक है. तो ये काम करता है. प्रोवाइड बेंचमार्क फॉर रेजिंग रिसोर्सेस बाय अदर एंटिटीज एंड फैसिलिटेट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनिटरी. तो ये सारा काम ये करती है. ठीक है. अभी वो जो पीछे, अच्छा हाँ, मैंने एक मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, ये वेज है, वेज नहीं है. ठीक है. एट द एंड ऑफ ईच डे द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट द गवर्नमेंट. अब वो क्या होता है, डेली के ट्रांजेक्शन से वो प्लस माइनस कर लेते हैं और नेट फाइनल पोजीशन निकालते हैं. तो नेट फाइनल पोजीशन में अगर वो गवर्नमेंट के पास कम है, गवर्नमेंट ने जो है सरकार से ज़्यादा ले लिया, तो लोन मान लेती है. इफ द बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट शोज ए नेगेटिव पोजीशन, आरबीआई एक्सटेंड शॉर्ट टर्म लोन दे देती है. और इंटरेस्ट बियरिंग एडवांस होता है, जो हमने बोला किस रेट पे मिलता है, रेपो, यानी जैसे बैंकों को उधार देती है, ऐसी बैंक सरकार को भी उधार दे रही है. और उसको बोलते हैं कॉल्ड वेज एंड मीन्स एडवांसेस. डब्ल्यू में द लिमिट और अमाउंट फॉर विच सेट बिगिनिंग, और वो बोल रहा है हर साल ये तय की जाती है. अभी क्या है, वेज एंड मीन एडवांसेस के लिए हर बार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लिए लिमिट बढ़ा देती है, क्योंकि दिक्कत आ गई गवर्नमेंट को. ठीक. चलिए अगली बात आती है बैंकर टू बैंक्स. बैंकर टू, चलिए तो बैंकर टू बैंक, ऑल बैंक्स, सब बैंकों का बैंक हो गया. आरबीआई तो सरकार का था, अब उसको क्या बोल रहा है कि वो ट्रांसफर ऑफ फंड के लिए, सेटलमेंट के लिए, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन के लिए और एंड कस्टमर ट्रांजेक्शन, सारे काम करने के लिए एज द बैंकर. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे पहला क्या है, इनेबलिंग स्मूथ स्विफ्ट एंड सीमलेस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इंटरबैंक, यानी आपसी बैंकों के आपसी लेन देन के लिए इतना अच्छा करना. प्रोवाइडिंग एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ फंड ट्रांसफर फॉर द बैंक्स. ठीक है. इनेबलिंग मीन्स टू मेंटेन देयर अकाउंट्स विद इट फॉर पर्पज ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट. एक्टिंग एज लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट का मतलब होता है अंतिम आरामगाह, यानी जब बिल्कुल बैंक क्या करे तो आखिरी में जाके आरबीआई से ही मदद मांगता है. ठीक है. पर आरबीआई की अपनी सीलिंग जरूर है. अच्छा, लेंडर टू लास्ट रिजोर्ट क्या है, आरबीआई प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बैंक which are unable to raise short-term liquid resources from the interbank market. Like other central bank, RBI considers a critical function because it protects the interest of depositor. तो depositor का interest को protect करना RBI काम है, which in turn has the stabilizing impact of the financial system of the economy as a whole. चलिए अगला आ गया रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. पूरे बैंकिंग सिस्टम के रेगुलेट करने का काम आरबीआई का है. ठीक है. तो ये क्या है, सेंट्रल बैंक हैज ए क्रिटिकल रोल टू प्ले ensuring the safety and soundness of the banking system and in maintaining financial stability.
and public confidence in the system. As the regulator of supervisor of the banking system, the RBI bank protect the interest deposit. मैं देखिए रीड आउट कर रहा हूँ, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां रोकूंगा मैं जरूर, ठीक है। आप लोग कंसंट्रेट होकर स्क्रीन पे बने रहिए, जो मैं रीड आउट करता हूँ तो अंडरलाइन होता है, आपको पता लगेगा कहाँ चल रहा हूँ मैं, ठीक है। Ensure a framework for orderly development and conduct the banking operation conducive to customer interest and maintain overall। तो ये सारा काम आरबीआई कर रहा है। डिफरेंट डिपार्ट, अब देखिए यहाँ पे सुन लीजिएगा, आरबीआई बैंक ओवरसीज एंड वेरियस एंटिटीज दैट कंप्राइज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आर ओवर। तो आरबीआई ओवरसीज क्या करता है ओवरसी में, कॉमर्शियल बैंक्स एंड ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। तो क्या करता है, इतने डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए उसने अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं, इन सारों को देखने का काम करता है आरबीआई, ठीक है। अब आप बात आती है कि आरबीआई का रेगुलेटरी रोल। एज द नेशंस बैंकिंग रेगुलेटर, द आरबीआई रिजर्व बैंक परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस सच एज, क्या करता है, लाइसेंसिंग करता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितने कैपिटल पे आप बैंक खोल सकते हैं, मॉनिटरिंग गवर्नेंस, सेटिंग प्रूडेंशियल रेगुलेशंस टू इंश्योर सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ द बैंक, कि कितना बैंक के पास होना चाहिए, प्रेस्क्राइबिंग लैंडिंग टू सर्टेन प्रायोरिटी सेक्टर की सारी बात ये करता है, रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिक एरिया, सबके नहीं करता है, कुछ एरिया के करता है, सेटिंग अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी नॉर्म्स रिलेटेड टू द इनकम रिकॉग्निशन, यानी जिसको हम एनपीए बोलते हैं, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग की बात करता है, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन की बात करता है, एक्सपोजर लिमिट की कितने को आप मैक्सिमम कितना दे सकते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द, तो इतने सारे काम आरबीआई करता है, ठीक है। ऑन साइट इंस्पेक्शन भी करता है, ऑफ साइट सर्विलांस भी निगाह रखता है, मेकिंग यूज ऑफ रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग बाय रेगुलेटर। क्या करता है आरबीआई, कहता है ना कि भैया ऐसी रिपोर्टिंग भेजो, जिसके खाते में 10 लाख का ट्रांजेक्शन हो उसकी रिपोर्टिंग भेजो, तो इस तरह की बातें वो करता है, ठीक है। द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, इसको बोलते हैं बीएफएस बोलते हैं, जो बीएफएस है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन है, वो आरबीआई रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है। अब देखिए बहुत ही अच्छा टर्म आ गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो मैं आपको समझा देता हूं। और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताओ। गवर्नेंस का मतलब होता है काम करने का तरीका। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक ऐसा काम करने का तरीका जो कॉर्पोरेट स्टाइल में हो। तो कहते हैं कि हर बैंकों में आजकल चर्चा होती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, यानी जो एक कमर्शियल तरीका होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तो आरबीआई पॉलिसी ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द बैंक्स, it has been issued guideline to stipulated fit and proper criteria for directors of banks। अब देखो, अभी आपको पता होगा कि आईसीसी बैंक के जो चंदा कोचर है उनके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। तो बेसिकली जो ये चेयरमैन वगैरह ये डायरेक्टर भी होते हैं, तो एक अच्छे एथिकल काम करेंगे, ठीक है। कुछ समय पहले यस बैंक के राणा कपूर का भी नाम आया था, पता नहीं क्या हुआ उसमें। In terms of the guidelines, a majority of directors of the banks are required to have special knowledge or practical experience in the various relevant areas. The RBI also has power to appoint additional director on the board of the banking। तो बैंकिंग कंपनी में कोई एडिशनल डायरेक्टर को भेजना हो तो हम बात कर रहे थे कहाँ पे थे, तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अच्छा, अब है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि आरबीआई का एक बहुत बड़ा रोल है कि जो फेमा वाला जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में आरबीआई को एम्पावर किया हुआ है इन सब कामों के लिए, ठीक है। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, देखो ये लिखा हुआ है, एंड इट रेगुलेट्स द मार्केट बाय इशूइंग लाइसेंस टू बैंक्स। बैंक को लाइसेंस भी ये देता है, अदर सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन को भी देता है, जिसको हम ऑथराइज डीलर बोलते हैं। In recent year, with the increasing integration of the Indian economy with the global economy arising from the greater trade and capital flow, यानी जब हम बहुत बाहर जाने लग गए, बहुत ट्रेड हमारा बढ़ गया, कैपिटल इनफ्लो बहुत होने लग गया, उस कंडीशन में has evolved as a key segment of a Indian financial market। तो हम कहाँ करते हैं, हाँ, तो क्या है, ये जो फाइनेंशियल मार्केट हमारा बहुत वो हो गया है, अब्रॉड से बहुत पैसा आने लग गया है। द रिजर्व बैंक प्लेज
a key role in the regulation and development of foreign exchange market assumes three broad roles. अब क्या है फॉरेन एक्सचेंज में ब्रॉड रोल्स, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, मैंने यहाँ पे 1Q लिख दिया है आपका. Regulating transaction related to the external sector and facilitating the development of foreign exchange market. क्या कह रहा उसने, जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसको रेगुलेट करना और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करना. एंश्योरिंग स्मूथ कंडक्ट एंड ऑर्डरली कंडीशन इन द डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. मैनेजिंग द फॉरेन करेंसी एसेट एंड गोल्ड रिजर्व्स इन द, देखो एक बहुत बड़ी बात आती है, बहुत अच्छा आपको बताता हूँ कि फॉरेन करेंसी रिजर्व जो होता है वो मेंटेन करना आरबीआई का पूरा निगरानी करता है उसमें, और उसमें गोल्ड भी शामिल है. गोल्ड को भी एक फॉरेन करेंसी के रूप में ट्रीट किया जाता है. ठीक है, चलो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट की बात आ रही है यहाँ पे. फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट. On a given day, the foreign exchange rate reflect and demand of, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज के रेट कैसे डिसाइड होते हैं, तो कैसे डिसाइड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई रूल पे, इकोनॉमिक का रूल जो है. और वो कैसे बोला, मेनली फ्रॉम ट्रेड एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन. द आरबीआई फाइनेंस, अब देखो एफएमडी फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय अंडरटेकिंग सेल्स. तो जो फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट है वो पार्टिसिपेट करता है का सेल और परचेज फॉरेन करेंसी टू इजी वॉलेटिलिटी इन द पीरियड एक्सेस डिमांड. अब जैसा काम वो देखिएगा ध्यान से, जैसा वो रेपो रिवर्स रेपो में काम करता है इंडियन करेंसी को उठाने का, ऐसे ही वो फॉरेन करेंसी को उठाने के लिए भी वहां रोल प्ले करता है. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन इन्वेस्ट द country's foreign exchange reserve built up by the purchase of foreign currency and market. तो क्या बोला कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशन है DEIO, वो कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को है उसको, उसके इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करता है पूरा. ठीक है, इन इन्वेस्टिंग द इट्स फॉरेन एसेट आरबीआई इज गाइडेड बाय द थ्री प्रिंसिपल. कौन सा है, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है आरबीआई कि कौन सी कंट्री के लिए कर रहा है, वो सेफ होना चाहिए, लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए और रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए. तो तीन प्रिंसिपल है, ये आपका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया. जब आप ऐसी लाइन छोड़ देते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर आते हैं और आपके गलत हो जाते हैं. फिर कहते हैं सब पढ़ा हुआ तो आया था, समझ में सब आया था, लेकिन फिर भी क्यों फेल हो गए. तो ऐसी छोटी छोटी बात, सेफ्टी लिक्विडिटी एंड रिटर्न, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए सेफ्टी लिक्विडिटी एंड रिटर्न. The foreign exchange reserve fluctuation reflecting to dynamic economic activity of the country. RBI closely monitor the forex reserves and disclose reserves position in the market through the weekly, अब देखो weekly statistical supplement WSS. According to the latest WSS on इतना the forex, अभी आपको पता होगा कि ये 501 तक हो गया, इसका मैंने वीडियो भी बनाया था. फॉरेक्स रिजर्व जो है 501 मिलियन डॉलर यानी कि 500 बिलियन डॉलर से ऊपर हो गया था. ठीक है, चलिए अब आ रहे हैं हम अगले उस पर, ये है रेगुलेटरी ऑफ. अच्छा, रमेश चौधरी जी पूछ रहे हैं कितने टाइम और क्लास चले. हाँ, क्लास लोग छोड़ के जाने लग गए हैं. जो क्लास छोड़ के जा रहे हैं, कोई बहुत अर्जेंसी है तो अलग बात है, अदरवाइज जो भी क्लास छोड़ के जा रहे हैं वो हो सकता है कि अपना इंक्रीमेंट 6 महीने के लिए छोड़ के जा रहे हैं. ठीक है, आपने पढ़ रखा है अच्छी बात है, अगर पढ़ नहीं रखा है तो आपको हमारे साथ पढ़ लेना चाहिए. ठीक है, केवल जो है 3 पेज रह गए हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं इन 3 पेज को कवर कर लूं. ठीक है, जो लोग बने रहेंगे अच्छा है, नहीं बने रहेंगे कुछ नहीं कर सकता. मैं भी तो लगातार आपके साथ बैठा हूं, आप तो बीच बीच में खाना भी खा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो आपके साथ डायरेक्ट बोल रहा हूं. ठीक है, तो 15 मिनट और मान लीजिए, 15-20 मिनट. ठीक है, चलिए. तो अब बात आती है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम की बात आती है.
तो पेमेंट एंड सिस्टम सेटलमेंट एक्ट है, पीएसएस एक्ट 2007 का आया है, और उसमें क्या है, रिजर्व बैंक ओवरसाइट अथॉरिटी इंक्लूडिंग रेगुलेशन सुपरविजन फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द कंट्री। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग ओवरऑल इकोनॉमी। ये बहुत जरूरी है भाई, आपने पेमेंट किया तुरंत मिल भी तो जाए, उसको पता लगा 10 दिन में उसे मिल रहा है। फिर दे कंसिस्ट ऑफ ऑल डाइवर्स अरेंजमेंट इन द आरबीआई यूजेस टू सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करेंसी पेपर इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ट्रांसफर क्या है, करेंसी का ट्रांसफर, पेपर इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर जैसे चेक होते हैं, और वेरियस इलेक्ट्रॉनिक चैनल जैसे एनईएफटी वगैरह होती है, ये सबको कंट्रोल करना, सिस्टमेटिकली चलाना। इन दिस रोल आरबीआई फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ सेफ सिक्योर एंड, देखो सेफ सिक्योर एंड एफिशिएंट पेमेंट एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात करता है। An efficient payment and settlement system is a prerequisite of addressing systematic risk। अब यहाँ पे बात आई सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है कि आपने किसी को पेमेंट दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, एक जन ने डिले कर दिया तो सारा डिले हो गया, तो सिस्टमेटिक रिस्क पूरे सिस्टम की वजह से रिस्क हो गया। अगर सिस्टम अच्छा काम कर रहा तो सिस्टमेटिक रिस्क नहीं होगा। ठीक है, अब द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम हैज बेसिक फ्रेमवर्क एंड इफेक्टिव सुपरविजन मैकेनिज्म एज ए पार्ट ऑफ बेसिक फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेटवर्क। अब इसमें क्या करता है, देखो यहाँ पे आ गई मोस्ट ऑपरेट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म, यह है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क एक यूज करता है, डिजिटल सिग्नेचर, फर्दर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन, वेरियस सिस्टम। अब और क्या है देखो, इसमें क्या करता है, एक तो रिटेल है और लार्ज वैल्यू। रिटेल में क्या है, एनईएफटी है और आईएमपीएस भी है। ठीक है, और अगर हम लार्ज वैल्यू में बात करें तो आरटीजीएस की बात आती है। ठीक है, तो फैसिलिटेटिंग सेटलमेंट इंटरबैंक ट्रांजेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, दीज इंक्लूड आरटीजीएस, और क्या बात करता है, सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, और फॉरेन एक्सचेंज क्लियरिंग फॉर ट्रांजेक्शन। तो ये 3 चीजें लार्ज में आती हैं। ठीक है, अगला फंक्शन आता है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कई बार आप मॉनेटरी और फाइनेंशियल में देख रहे थे, आप देखिएगा जरा ध्यान से, इसमें वो बात क्लियर हो जाएगी आपको। परस्यूट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैज इमर्ज्ड इन द इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल बैंक वर्ल्ड ओवर द वेक ऑफ द रीसेंट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। Central banks have a critical role to play in achieving this objective. Those financial stability is not an explicit objective of the Reserve Bank in terms of the Reserve Bank of India. अब बोलता है ये एक्सप्लिसिट, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। तो ये कह रहा है ये अलग से नहीं है। इट हैज बीन एन एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई सिंस द अर्ली 2000। तो वो कहता है 2000 से पहले इसका एक्सप्लिसिट टाइप का था, लेकिन अब क्या हुआ, इन 2009 में क्या हुआ कि डेडिकेटेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट बना दी, यानी बहुत, ये मानने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया उसका, टू पुट इन द प्लेस ऑफ द ये सब कुछ। ठीक है, अब डिपार्टमेंट जो बनाया वो क्या कर रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट रोल एंड एक्टिविटी क्या है, उसमें बात करता है कंडक्ट ऑफ मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विलेंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑनगोइंग बेसिस पे, डेवलपिंग मॉडल बनाना, एसेसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज गोइंग फॉरवर्ड, प्रिपरेशन करना हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस ऑफ की वेरिएबल्स विच कुड इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पूरे डेटाबेस को बनाना, इन कोऑर्डिनेशन विद द सुपरवाइजरी विंग्स ऑफ द आरबीआई, आरबीआई की सुपरवाइजरी विंग के साथ मिलकर के, डेवलपमेंट ऑफ टाइम सीरीज ऑफ कोर सेट ऑफ फाइनेंशियल इंडिकेटर। अब देखो टाइम सीरीज का मतलब है कि पिछले सालों में, 20 साल में, 10 साल में ये डेटा कैसे कैसे चलता जा रहा। तो टाइम सीरीज का मतलब पिछले पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग जो डेटा मेंटेन करते हैं उसको टाइम सीरीज बोलते हैं। कंडक्ट द सिस्टमेटिक स्ट्रेस टेस्ट करना टू एसेस रेजिलियंस। ठीक है, आगे अब यहाँ पे एक आया देखो एफएसआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 2010 की बात करें, पहला एफएस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की थी, और अब जो है हाफ ईयरली बेसिस पे होती है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, दिसंबर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है जून और दिसंबर में हर साल करती है। यहाँ पर एक 2010-11 की उसमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी टू प्रोवाइड अमंग अदर थिंग्स अ हाई लेवल फोकस ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या बोलता है,
द गवर्नर आरबीआई इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द सब कमेटी ऑफ द, तो ये जो काउंसिल बनाई गई है इसका जो गवर्नर है वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी कि ऑफिस के बाहर का चेयरमैन है। द काउंसिल मेन ऑपरेटिंग आर्म्स है। द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट और आरबीआई इंडिया एक्ट एज ए सेक्रेटरीट ऑफ द सब कमेटी। तो अब जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक यूनिट बनाई है जो आरबीआई में है, तो वो जो काउंसिल है उसके काम के लिए आरबीआई ने अपने वहां एक क्या है, एक यूनिट स्टैब्लिश करी हुई है। ठीक है, चलिए अब अगला रोल आता है डेवलपमेंटल रोल। क्या क्या डेवलप करता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, डेवलपमेंटल रोल आरबीआई इंक्लूड्स इंश्योरिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू द प्रोडक्टिव सेक्टर, यानी जिसे प्रायोरिटी सेक्टर के लिए बोलते हैं, ऑफ द इकोनॉमी, एस्टेब्लिशिंग इंस्टीट्यूशंस डिजाइन टू बिल्ड द कंट्रीज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का करना, एक्सपेंडिंग एक्सेस टू द अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इतना सारा काम इसका आरबीआई का है। ओवर द ईयर आरबीआई हैज एडेड न्यू इंस्टीट्यूशन। अब आरबीआई ने देखो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन करे, उसने डीआईसीजीसी बनाया कब, 1962 में। डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट, इसको आपको पता है कि इसकी जो सीमा हो गई है अब 5 लाख रुपये हो गया इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस 5 लाख हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बैंक डिपॉजिटर, गारंटी कवर द क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड, तो ये डिपॉजिट और क्रेडिट दोनों की गारंटी करता है। फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाया, पहला म्यूचुअल फंड वो करा। उसके बाद आईडीबीआई बनाया। आपको एक बात और बता दूं, ये लगभग सारे काम पहले आरबीआई खुद देखता था, फिर इसने काम बढ़ता गया तो ये देने लग गया। ठीक है, नाबार्ड बनाया 1982 में, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया बनाया 1988 में, नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया 1989 में, और सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एसटीसीआई बनाया 1994 में। प्राइमरी डीलर है ये, जो कल हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डील करता है। तो डेवलपमेंटल रोल में आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्रेडिट फॉर लैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर एंड वीकर सेक्शन के लिए उसने बनाया। क्या बनाया उसने, उसने कहा द गोल हेयर इज टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर। ये एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर यानी इन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बना रहेगा। नौकरी का तो क्या, सरकार आई, सरकार ने क्या दिया, रिटायरमेंट कर दो और नौकरी लेना बंद कर दो, लेकिन कोई सेक्टर डेवलप हो जाएगा तो उसमें सरकार कुछ नहीं, अपने आप ही नौकरियां क्रिएट होंगी। एमएसएमई, ठीक है। लीड बैंक की स्कीम आई, तो उसमें क्या है, कमर्शियल बैंक इज डिजाइन्ड लीड बैंक ईच डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री एंड द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल इंश्योरिंग बैंकिंग डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट द, तो उसने बोला डिस्ट्रिक्ट के लिए डेवलपमेंट के लिए एक लीड बैंक की स्कीम बनाई, जिसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन है बैंक का और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। ठीक है, आरबीआई हैज असाइंड द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फॉर द ईच डिस्ट्रिक्ट टू हु एक्ट एज ए कैटालिटिक फोर्स फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। लाइजन करता है, सब काम करता है लीड बैंक स्कीम में। ठीक है, आपकी रिटर्न्स भी जाती हैं। सेक्टर स्पेसिफिक रिफाइनेंस, हमने बात कर ली थी, फिर दोबारा आ गई ये बात। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक्स अवेलेबल रिफाइनेंस टू द बैंक अगेंस्ट देयर क्रेडिट टू द एक्सपोर्ट सेक्टर। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस इट कैन प्रोवाइड अ रीफाइनेंस अगेंस्ट लैंडिंग टू अदर सेक्टर आल्सो। तो उसने पहले तो ये बोला कि अगेंस्ट जो है कोई एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए उसने बना दिया, लेकिन उसने कहा कई और कामों के लिए कर सकता है। स्ट्रेंथनिंग एंड सपोर्टिंग स्मॉल लोकल बैंक्स, जो छोटे छोटे बैंक खोल रहे हैं उनको स्ट्रेंथ करना, उनको इनकरेज करना, सपोर्ट करना, आरआरबी को सपोर्ट करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको पता है बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। एक्सपेंडिंग एक्सेस टू फाइनेंस, प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी आरबीआई का काम है, और उसके लिए उसने क्या किया, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, बैंकिंग फैसिलिटेटर और एटीएम, और आजकल जो सीएससी है कॉमन सर्विस सेंटर, ये सब चीज़ें क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक रोल है। और जो जनधन अकाउंट वगैरह की जो स्कीम्स हैं वो इसमें आती है। ठीक है, अगली बात आती है रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन लैंडिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग क्लास छोड़ के जा चुके हैं वो अपने कम से कम 1 या 2 नंबर छोड़ के जा रहे हैं या जा चुके हैं। देखिए इसमें क्या खास बातें हैं। इसने बोला कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ लैंडिंग के रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या खास बात है इसमें, नो एडवांस नो लोन कैन बी ग्रांटेड ओन शेयर, अपने शेयर के अगेंस्ट में कोई लोन ग्रांट नहीं करेगा। नो बैंक कैन होल्ड शेयर इन द कंपनी, कोई भी बैंक किसी कंपनी में शेयर की कंपनी के शेयर नहीं लेगा, एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का मतलब अपनी ही सब्सिडी में ले लेगा। एज प्लेजी और मॉर्गेजी इन एक्सेस ऑफ लिमिट ऑफ 30% ऑफ पेड अप कैपिटल, तो कितने लिमिट कर दिया उसने,
कि उसकी लिमिट कर दी है कि 30% तक रखेगा। 30% ऑफ द बैंक्स पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स विच एवर। दो बातें बनी, देखो एक तो उसने बोला पहली बात बोली है एज प्लेज और मॉर्गेज के रूप में जो है वो 30% तक पेड अप कैपिटल का वो कर सकता है, या 30% ऑफ द बैंक्स पेड अप कैपिटल और रिजर्व का वो शेयर ले सकता है। या तो प्लेज करके भी ले रहा है तो इसका मतलब ये है वो उसी में शामिल होगा। तो प्लेज और इंडिविजुअल जो शेयर उसने लिए हुए वो 30% से ज्यादा का स्टेक नहीं ले सकता, ठीक है, जो भी उससे कम होगा। इन द मैनेजमेंट ऑफ विच मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, जिसमें भी उसका क्या है कोई ऐसा मैनेजमेंट में उसका कोई रोल प्ले हो रहा है तो उस कंपनी के भी शेयर वो नहीं खरीदेगा। बैंक एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और बॉन्ड्स में किसी भी उसमें 40% जो उसकी नेट ओन्ड फंड है उससे ज़्यादा वो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है नेट ओन्ड फंड से उसका 40% से ज़्यादा वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और बैंक जो है नो बैंक शुड ग्रांट लोन अगेंस्ट, शुड बोला हुआ यहाँ ध्यान रखिएगा बहुत बारीकी से, वो क्या है सीडी और एडवाइज किया है कि आईडीआर इंडियन डिपॉजिट रिसीट और उस पर एडवांस नहीं करना है, ठीक है। चलिए बैंक्स शुड डिजिस्ट फ्रॉम द सैंक्शनिंग लोन अगेंस्ट एफडी। अब ये देखो यहाँ पे डिजिस्ट बोला हुआ शुड लिखा हुआ है तो वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बैंक शुड अडेयर द आरबीआई की गाइडलाइंस। अब उसमें क्या है कि जो लेवल ऑफ क्रेडिट कितना होगा, मार्जिन कितना लेना है, इंटरेस्ट रेट कितना और आरबीआई गाइडलाइन को मानना पड़ेगा। फॉर लोन्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ कमोडिटीज कवर्ड बाय द, अब ये देखिए सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये क्या होता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है किस चीजों के अगेंस्ट वो लोन दे सकता है और कितना दे सकता है। तो उसमें क्या बोलता है द बैंक डायरेक्टर और फर्म इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड एज ए पार्टनर, जो डायरेक्टर खुद ही किसी कंपनी में पार्टनर मैनेजर एम्प्लॉय या डायरेक्टर है तो वहां को वो उस फर्म को फाइनेंस नहीं करेगा। दूसरा रिलेटिव ऑफ अदर बैंक्स डायरेक्टर, ये भी बात बोली सच लोन्स कैन बी सैंक्शन, यानी अपने किसी रिश्तेदार वगैरह का जो कोई डायरेक्टर उसका रिश्तेदार है तो भी वो वहां पे फंडिंग नहीं करेगा। नो एडिशनल फैसिलिटी शुड बी ग्रांटेड बाय बैंक ऑफ आई और लिस्टेड विलफुल डिफॉल्टर in addition the entrepreneurs promoters of the company where bank FI have identified siphoning diversion of fund। अब siphoning क्या होता है उड़ा देना, साफ कर देना, ठीक है। डाइवर्जन मतलब लिया किसी और के लिए कहीं और कर दिया, मिस रिप्रेजेंटेशन करना, फाल्सिफिकेशन करना, ऐसा सब कुछ कर रहा है तो कोई भी कंपनी ऐसा कर रही है तो बैंक उस कंपनी को ये काम इस तरह का फिर फंडिंग वो आगे नहीं देगा। आगे है एज ए प्रूडेंशियल मेजर एम्ड एट बेटर रिस्क मैनेजमेंट अवॉइडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क द आरबीआई हैज एडवाइज द बैंक टू फिक्स लिमिट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोजर लिमिट, एक्सपोजर टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन वाले जो पूछ रहे थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अगर किसी इंडिविजुअल आदमी को देंगे सिंगल बोरोवर को तो 15% ऑफ कैपिटल फंड और किसी ग्रुप को देंगे तो 40%। तो इसका मतलब अगर किसी कंपनी की जो कैपिटल फंड है मान लिया 5,000 करोड़ है तो 5,000 करोड़ का 15% कितना हो गया 750 करोड़। तो कोई इंडिविजुअल आदमी को 750 करोड़ से ज्यादा का करोड़ का लोन नहीं दे सकता और अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल को लोन दे रहा तो 40% यानी 2,000 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि पता लगा एक ही आदमी को दे दिया और वो डूब गया, ठीक है। चलिए बहुत खुशी की बात है, हमारा टॉपिक पूरा होता जा रहा है। अब बात आई इंक्लूजन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन सेकंड शेड्यूल। क्या बात होती है कि 2013 से ओनली सच ऑफ द प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आर लिस्टेड हुज, अब देखो कुछ लोगों को उसने सेकंड शेड्यूल में शामिल किया। क्या बोला जिनकी
750 करोड़ या उससे ज्यादा की, बोला ना नॉट लेस देन, नॉट लेस देन का मतलब क्या होगा, 750 करोड़ और उससे ज्यादा की, जिनकी भी एनडीटीएल है, डीटीएल है वो, और ये जो डीटीएल है वो उसने सेक्शन 42 के सब सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग बोला हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल। तो उसने क्या बोला देखो, अब एक बात तो ये बोल दी कि उसकी वो होनी चाहिए, तो पहले ही बोल के कि नॉट लेस देन 750 करोड़, तो यहाँ पे ये इक्वल और ग्रेटर हो जाएगा। उसकी करार कितनी होनी चाहिए, 12%। करार का मतलब जो बेसिल का है ना, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, और नेट प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 सालों में, एनपीए 5% से ज्यादा ना हो, सीआरआर एसएलआर की कंप्लायंस वो पूरी करता हो, एंड नो मेजर रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी कंसर्न ना हो। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं, तो वो सब चीजों को वो करता है ऐसे। हाँ, ये वर्किंग डे की बात आ रही है। वर्किंग डे में कल तो नहीं है क्लास, लेकिन जो भी हम क्लास रखेंगे वर्किंग डे का भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्किंग डे में हम क्लास ऐसा रखने की ट्राई कर रहे हैं कि मॉर्निंग में वो क्लास 7 to 9 के बीच में रखेंगे, और इवनिंग में रखेंगे तो वो हम रखेंगे 7 to 8 या 8:30 ऐसे करके रखेंगे। ठीक है, चलिए लेट सम अप आप अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम सीधे क्वेश्चंस में आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस मार्क भी कर रखे हैं, कोई बात नहीं। तो पहला है, आरबीआई इज रेगुलेटर बैंक्स एंड द सिक्योरिटी मार्केट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, रेगुलेटर तो बैंक में है, और सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है या नहीं। अब सिक्योरिटी मार्केट देखो, इसमें जो आपका ये ट्रेजरी बिल्स होता है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी मार्केट है वो एक तरह से सेबी की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसकी वजह से ये आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग इन फ्रॉम, ये भी गलत है, उसने बोला 1935 से किया हुआ, ये भी फॉल्स है। आरबीआई मेंटेन्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बिल्कुल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्टेबिलिटी। नोट्स डिनोशन फ्रॉम ₹1 टू आरबीआई इशूड बाय आरबीआई, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ₹1 नोट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, आरबीआई अपॉइंट सीईओ ऑफ द सीईओ प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट बैंक केवल प्रपोज करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट फाइनल जो होता है वो आरबीआई का होता है। आरबीआई हैज नो पावर टू एमलगमेट वीकर बैंक्स विद स्ट्रॉन्ग बैंक्स, बिल्कुल, ये पावर गवर्नमेंट को है। गवर्नमेंट कहती है कि हम इनको शामिल कर रहे हैं तो वो करे, पावर नहीं है उसको, वो उस बैंक को अपना पूरा वो करना पड़ेगा। क्रेडिट ऑथराइजेशन एंड कंसोर्टियम ऑफ फाइनेंस स्कीम आरबीआई स्टिल मैंडेटरी फॉर द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, कंसोर्टियम में फाइनेंस में क्या होता है, जहाँ पे कोई बड़ा जो फाइनेंस होता है, वो बड़े फाइनेंस को कई सारे बैंक मिलकर जब करते हैं तो उसको कंसोर्टियम फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलता है कि क्या इनके लिए मैंडेटरी है, उनने कहा नहीं, ये जो है क्रेडिट अथॉराइजेशन पूरी जिम्मेदारी बैंकों को दे दी है, भैया तुम डूब रहे हो तो डूब जाओ। पहले क्या था, कोई भी कंसोर्टियम एडवांस होता आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था। आरबीआई करंटली ड्रॉ इट्स पावर ऑफ रेगुलेटिंग एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ द फेरा, तो अब यहाँ पे फेरा की जगह अब कौन हो गया, फेमा हो गया। ठीक है, तो वो फेरा से नहीं करता, फेमा से करता है। आगे, ऑल शेड्यूल्ड ब्रांचेस कैन हैंडल फॉरेन, बिल्कुल नहीं, जिनको लाइसेंस देगा वही कर पाएंगे। एसएलआर इज लोअर देन सीआरआर, नहीं, एसएलआर बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, एज देयर नो सब टारगेट फॉर एसएसआई सेक्टर इट डज नॉट कंप्राइज द प्रायोरिटी सेक्टर, फॉल्स है। देखो, एसएसआई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, भले ही उसके लिए टारगेट ना हो। टारगेट तो वो किसके लिए, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए है, जैसे एमएसएमई है ना। अगला बात आती है यहाँ पे, फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूजन, और ये बोला था यहाँ पे कि 750 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तो ट्रू हो गया। ठीक है, इससे पहले कि 50 से कम हो जाए हमें क्लास खत्म करनी पड़ेगी, लग रहा लंबी क्लास हो गई, कोई बात नहीं, चलो। अगला है, द इंडियन बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटेड टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ, कौन से रेगुलेटेड सिस्टम में, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं, तो उसने बोला कि आरबीआई एक तो रेगुलेटर है हमारा, और हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन है दो,
दो रेगुलेशन, सॉरी कहाँ गया ये, एक तो आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है 1934, और दूसरा क्या है 49 का बीआर एक्ट, मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। इन यूएसए यूके द बैंकिंग रेगुलेशन आर, अब देखो यूएस और यूके में बात आ गई, अभी इंडिया की बात नहीं हो रही है, तो वहां पे क्या है, अगर हम यूएस की बात करें तो फेडरल रिजर्व बोर्ड था, और यूके की बात करें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड था। आरबीआई इज स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन, यानी राज्य वो कहने से सरकार मालिक है इसकी, ठीक है। न्यू एंड रीइश्यूएबल नोट्स आर सॉर्टेड इन एंड मेंटेन बाय द बैंक एज ऑफ आरबीआई। तो वो ये कह रहा है कि जो नोट्स की रीइश्यूएबल नोट्स का मतलब जिसको एक बार नया छाप के आ गया और उसके बाद भी आपको मिल जाता है, तो उसमें क्या है, कहां पर है कि करेंसी चेस्ट और आरबीआई एक्ट्स एज द करेंसी चेस्ट टू द सेंट्रल, नहीं सॉरी यार एक बात आती है ना, न्यू एंड रीयूजेबल नोट्स आर स्टोर्ड इन कहाँ पे, करेंसी चेस्ट में होती है। और दूसरा क्या है, बाय बैंक्स एज, एक पहली बात तो करेंसी चेस्ट की हो गई, और दूसरा क्या है, बैंक जो काम करते हैं वो करेंसी चेस्ट के कौन है, एजेंट्स है। आरबीआई एक्ट्स एज द टू द सेंट्रल एंड द, वो कहते हैं बैंकर है उनका, ठीक है। इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम आरबीआई एक्ट एज द, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में कैसे करता है कि बैंक के लिए जो एफ वाला ऑप्शन है, बैंकर और लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अ डिक्रीज इन द बैंक रेट इज लाइकली टू लीड द, अब देखो वो कह रहा है कि बैंक रेट अगर हम कम कर दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैंक रेट अगर हम कम कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक्स क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक रेट या रेपो रेट कम होता है तो बैंक के इंटरेस्ट रेट भी कवर करते हैं। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज इशूड बाई, अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज आ गया, एच वाला जो क्वेश्चन है इसमें आंसर जो दिया हुआ है आरबीआई इन टू, अब ऐसा नहीं है, आरबीआई इशू जरूर करता है लेकिन अब क्या होता है, बाई मंथली है, 6 टाइम होता है, 6 बार इस पे बात करता है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो इशू पॉलिसी तो एक बार आती है लेकिन 6 बार रिव्यू होते हैं इसके, ठीक है। टू कंट्रोल इन्फ्लेटरी सिचुएशन द इकोनॉमी आरबीआई कैन इंक्रीज वन और मोर दीज मॉनेटरी टूल्स। तो कौन कौन से जो है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो कौन कौन से इसमें आंसर हैं, सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट। रेपो और एलएएफ जो है लिक्विडिटी के लिए मेंटेन करने के लिए होता है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वो रेपो और रिवर्स रेपो की जगह बैंक रेट का यूज करता है। तो सीआरआर, एसएलआर और जो बैंक रेट है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए दोस्तों 50-56 रहे, मुझे लग रहा था 9 AM पर बैंक जाना होता है, बिल्कुल जो मैंने बोला, बैंक जाने वाले क्या करेंगे, जो हमारी क्लास का टाइम होगा उससे पहले तैयार होकर बैठ जाएंगे, खाना खाते रहिए, नाश्ता करते रहिए, 9 बजे ही तो निकलते होंगे आप बैंक के लिए, ठीक है। और बैंक को आरबीआई से मिलने वाली लिक्विडिटी फैसिलिटी कब मिलेगी, कितने दिनों के लिए मिलेगी, किस परसेंट पर, और लिक्विडिटी क्रंच प्लीज, ये मैंने सारे विनय गुप्ता जी इस आज की क्लास में सारे आंसर दिए थे मैंने, 1 दिन के लिए मिलेगी, 14 दिन के लिए मिलेगी, 14 दिन से ज़्यादा के लिए मिलेगी, उसके रेट भी बता दिए थे, सब कुछ बता दिया था मैंने इसमें, ठीक है। एच पार्ट दोबारा बताओ, एच पार्ट में क्या था हमारा क्वेश्चन कि मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इशूड बाय आरबीआई ईच ईयर, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बुक में जो है ये वाला आंसर 2 लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि एनुअल पॉलिसी आती है और हर 2 महीने में रिव्यू होता है, जैसे अभी कौन सा चल रहा है, अप्रैल और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी आप देखेंगे जो ये कमिंग मंथ है तो शुरू के वीक में, पहले वीक में आपको मॉनेटरी पॉलिसी आती हुई दिखाई दे जाएगी, ठीक है। कल नहीं है क्लास, कल के बाद का पूरा शेड्यूल तय करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों को मैंने बार बार बोला हुआ है कि एक्स्ट्रा परचेज करने के लिए अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजिए, आपको कूपन कोड प्रोवाइड होगा और उसके अकॉर्डिंग होगा। और थैंक यू वेरी मच, हमारी ये 4 क्लास आज हो गई और बहुत अच्छा कोर्स चल रहा, मज़ा आ रहा है, आप लोग भी पूरा साथ दे रहे हैं। कल वाली जो क्लास हुई थी उसमें 759 व्यूज हो गए थे, यानी कि बहुत बड़ी बात है कि 24 घंटे में 700 व्यू होना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग एंजॉय कीजिए, थैंक यू, गुड नाइट, खाना खाइए
और अगली क्लास में ज़रूर मिलिएगा। आप ऐसी तरह मिलते रहे तो हम इस कोर्स को पूरा कराएंगे, आपको पास होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।